सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कारोबार और बिल्कुल सुस्ती का माहौल है। कल की शानदार तेजी के बाद आज उतार चढ़ाव के बीच इस वक्त ट्रेड होता हुआ आखिरी 1.5 घंटा रहेगा एक्शन भरा। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और यहाँ पर बहुत सारे बड़े स्टॉक के नतीजे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में सर आईओसी के नंबर यहाँ पर जारी हो गए हैं और जरा वो दर्शकों के सामने रख देते। स्टैंडअलोन मुनाफा यहाँ पर वृद्धि, दमदार वृद्धि दिखी है। 10,000 करोड़ से पार का आंकड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतनी बड़ी छलांग यहाँ पर देखने को मिली है। इस नंबर का था इंतजार। कामकाजी मुनाफा देखें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी वृद्धि दिखी है। आय में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मामूली सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा ही परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। और कामकाजी मुनाफा यहाँ पर देखें तो इसमें भी हम देख रहे हैं 5 टाइम्स बढ़ोतरी देखने को मिल रही। 15,350 के पार का आंकड़ा फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। तो आईओसी के दमदार नंबर्स दिख रहे हैं और सर स्टॉक इस पर रिएक्ट भी करता हुआ। बिल्कुल, नंबर्स बहुत ही जबरदस्त आते दिख रहे हैं। मार्जिन 7.5% के आसपास पहुंचते हुए दिख रहे हैं ये आपके सामने। तो पहले मैं बता दूं जो मुनाफे का आंकड़ा है, हमारी उम्मीद थी 6,900 करोड़ की और उसके सामने 10,060 करोड़ आता दिखा है। तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा 7,000 करोड़ के आसपास की उम्मीद है, उसके सामने 10,000 करोड़ का आंकड़ा आता दिखा है। आय का आंकड़ा कमोबेश उम्मीद के मुताबिक है। कामकाजी मुनाफा अंदाजा था 13,000 करोड़ का और 8,000 करोड़ का और आया है 15,340 करोड़। यानी कि ऑपरेशनल नंबर्स बहुत ही मजबूत है और इसकी वजह है मार्जिन्स। जो हमारा अनुमान था 6.8% के मार्जिन्स रहेंगे, उसके सामने 7.6% के मार्जिन्स तिमाही दर तिमाही जबरदस्त मार्जिन्स में उछाल आता हुआ दिखा है। और ये सारे नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बता रहा हूँ और तिमाही दर तिमाही नंबर्स जो है बेहद मजबूत है। ऑलरेडी हमने 15 गुना मुनाफे में उछाल की उम्मीद की थी, लेकिन 20 गुना उछाल मुनाफे में आता दिखा है। और आज सुबह से हमारे सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन लिस्ट में आईओसी रहा ही है, लगातार सबको पसंद आता हुआ भी दिखा है। और आज देखिए नंबर्स बेहद दमदार है और एक बार बधाई के पात्र हमारे बंसल जी आ चुके हैं। और बंसल जी बधाई स्वीकार करें सर आईओसी की, बहुत ही तगड़े नंबर्स और आपके पहले टारगेट के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है आईओसी का स्टॉक। जरा एक बार नंबर्स के बाद जल्दी से अपडेट दें सर। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट इन स्तरों पर भी इसको लेना चाहिए। और जैसा आपने सुबह सुबह बोला था कि समय आ रहा है, आज सुबह बोला था या कल क्लोजिंग के समय अनिल जी बोला था, बट बोला डेफिनेटली था कि इनका समय आ रहा है लेने का। तो आईओसी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 92 के टारगेट्स के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। पहला टारगेट अपवर्ड रिवाइज होकर 92 है और दूसरा टारगेट 99 का है। 92, 99 दो टारगेट के लिए अब भी आप होल्ड करो। 92, 99 वाओ, पहले 90 का टारगेट था। बड़े टारगेट्स। तो चलिए बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करें। आईओसी नंबर्स आते हुए दिखेंगे एक के बाद एक, लेकिन आइए तब तक एक बार बाजार की बड़ी बातें आपके सामने रख दी जाए। छोटे मझोले शेयरों में शानदार खरीदारी दिखेगी। दिग्गजों में आपके लिए सुस्ती का माहौल भले हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आपको अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लाइफ टाइम हाई पर है आपके लिए मिड कैप इंडेक्स। लगभग आप ये मानकर चल सकते हैं 19 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में सीमित दायरे में कारोबार है, छोटी सी रेंज में है। नीचे में 18,350, ऊपर में 18,435, यानी कि 50-60 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर टाइम पास होता हुआ। निफ्टी बैंक नीचे में 43,850 और ऊपर में 44,150, यानी कि लगभग 300 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर भी कारोबार होता दिखा है। सरकारी बैंक आज मजबूत है। रियल एस्टेट, आईटी और फार्मा ये इंडेक्स पौन % तेज है। यहाँ पर अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग है तो प्राइवेट बैंक्स पर। एनबीएफसी शेयर आज हल्के फुल्के नुकसान में आपको दिखेंगे। डाउ फ्यूचर्स सुस्त है, हल्के नरम है, बहुत तेजी नहीं दिखा रहे हैं, बहुत मंदी नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ी सुस्ती का माहौल है। अब 75 अंक नीचे है, कुछ समय पहले 100-125 भी नीचे थे। यूरोप भी सुस्ती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये है अभी तक के बाजारों का पूरा हाल। इनफैक्ट सर अब मैं ये देख रही थी, हम कुछ समय पहले तक बात कर रहे थे कि इंतजार हो रहा था रिकॉर्ड हाई लेवल्स का। अब हम देख रहे हैं फिर से एक रिकवरी बनती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक 44,080 के पास पहुंच गया है सर, और लाल से हरे निशान में तब्दील हो गया। निफ्टी की भी कुछ यही प्रयास दिख रहा है। क्या हुआ सर? मतलब हमें तो पहले ही सुबह को उम्मीद थी कि हम रिकॉर्ड हाई टच करेंगे। क्या हो गया? हाँ, रिकॉर्ड हाई से हम 8 पॉइंट दूर रह गए। ठीक है, हाँ। कल 10 बेसिस पॉइंट दूर रहे, आज 8 पॉइंट दूर रह गए। अभी भी 3:30 बजे तक का समय है, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा कि आज ही होने वाला है। अच्छा, इसलिए हो जाएगा। एक्चुअली बात यह है कि ये मार्केट का बहुत ही मैच्योर और परफेक्ट बिहेवियर है। ओके। मार्केट आपको कॉम्प्लिसेंट या ये क्या कहना चाहिए, जिसको अति आत्मविश्वासी नहीं होने दे रहा है, जिससे आपको लगता है कि भाई बस ठीक है अब तो नीचे जाएगा ही नहीं। ये
थॉट प्रोसेस आते ही बाजार अपने आप को करेक्ट कर रहा है, और यही बहुत अच्छी बात है इस मार्केट की। देखो जितना रुक रुक कर चलेंगे उतना बढ़िया है। मैं तो बहुत साफ साफ कहता हूँ, चलते चलते आप गिर जाएंगे, चोट कम लगेगी, भागते भागते गिरेंगे ज़्यादा लगेगी, है ना। सो अपने तो क्या है, आराम से धीमे धीमे चल रहा है। और आज देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट लेवल के नज़दीक थे, करेक्ट। तो हल्का फुल्का करेक्शन आना आज में, डेटा मेरे सामने आ गए, अभी मैं 2:30 बजे के डेटा आपको रखूंगा, बाजार थोड़े हल्के हो गए, यही तो चाहिए। हल्के बाजारों के लिए ऊपर जाना आसान है, राइट। जो चीज़ भारी है वो नीचे जल्दी आएगी, जो चीज़ हल्की है ऊपर जल्दी जाएगी, करेक्ट। नियम तो यही कहता है, ग्रेविटी वाला। सो आई थिंक ओवरऑल मार्केट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हल्का फुल्का करेक्शन बहुत बढ़िया है। आपको सही लेवल पर एंट्री करनी है, मौका मिले आखिरी मिनटों में 18,285 18,315 ये रेंज अगर आती है तो 100% यहाँ खरीदना है। और स्टॉप लॉसेस वही मेंटेन 100%। सुबह वाली स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं है। 345-50 के आसपास पहला लेवल होता है, वहाँ पे आया है, लेकिन चाहे तो वहाँ खरीदें अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, नहीं तो 18,285 18,315 परफेक्ट रेंज है। अगर आखिरी 1 घंटे में वहाँ आता है आपको खरीदना है, और अगर उससे पहले 425 450 आ जाता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, नया 43,675 43,800 ये परफेक्ट रेंज है लेने की, लेकिन 850 से घूम गया, वापस आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि एक चीज़ फिर से कहूँगा, बैंक निफ्टी ही लीड करेगा, हाई यही बनाएगा। और एक चीज़ जो साफ दिख रही है कि बैंक निफ्टी में अगर वाकई में किसी को बड़े करेक्शन की उम्मीद है कि मोटा करेक्शन आए, थोड़ा मोटा मतलब 500-700 पॉइंट का, आजकल मोटा उतना ही होता है, तो वो करेक्शन SBI के रिजल्ट के पहले तो नहीं दिख रहा। आना है तो SBI के रिजल्ट के बाद ही आएगा। कि SBI के रिजल्ट तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा करेक्शन बैंक निफ्टी में आना चाहिए, अनलेस कि ग्लोबली कुछ खराब हो जाए, वो तो पता नहीं। सो आई थिंक बैंक निफ्टी 43,675 43,800 यहाँ खरीदारी की रेंज है, या 43,150 43,200 सॉरी 44,150 44,200 पार कर दे तब भी खरीद सकते हैं। डायरेक्शन क्लियर है ऊपर की तरफ, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। आपको कहाँ खरीदारी करनी है, कब खरीदारी करनी है, वही डिसाइड करना है। खरीदारी करनी ये डिसाइडेड है, ये डिसाइडेड है। बेचने का एक आध दिन नहीं चले उसमें बेचने का मन बनाएंगे, ये सब चक्कर में मत पड़िए। मार्केट ओवरबॉट लग रहे हैं, थोड़े कॉम्प्लिसेंट लग रहे हैं, तो इंतजार करें नीचे खरीदने का मौका जब देता है, बजाय इसके कि शॉर्ट करने के बारे में ज़्यादा दिमाग है। शॉर्ट करके पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लॉन्ग करके बनाना आसान है। ओवरनाइट रिस्क अपनी हेज करके चलेंगे, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो फिलहाल डायरेक्शन क्लियर है, तेजी की तरफ है, आराम से टुकड़ों में धीमे धीमे जहां मौका लगे खरीदारी करते हैं। और वही जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस 100% आज भी देखिए आप दिग्गज शेयर अटके पड़े हैं, और मिड कैप इंडेक्स आपका स्मॉल कैप इंडेक्स देख लीजिए अच्छी खासी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑयल एंड गैस स्पेस में खासतौर से आपने उनसीज पर जो अपना भरोसा जताया है, 0.5% आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स, 1% मिड कैप इंडेक्स, और सारी तेल कंपनियों के शेयर मजबूत है। तो आपको वो स्पेस पहले पकड़ लेनी टाइम से। अगर आप 2 दिन से अगर समझिए BPHP IOC खरीद रहे हैं तो आपका काम हो गया, 4% 5% आपका बन गया। और IOC ने तो अपना कमाल दिखाई दिया यहाँ पर भी इन एनी केस। ओके चलिए, तो यहाँ पर जो रणनीति है वो बिल्कुल क्लियर है, शॉर्ट नहीं, आपको खरीदारी करके रखना है, अपनी पोजीशंस होल्ड करनी है। स्टॉप लॉसेस सैक्रोसैंड क्लियर है यहाँ पर, जो सर ने सुबह मेंशन किए थे वही बिल्कुल लेवल है, और खरीदारी की जो लेवल है 18,285 से 315 के बीच में वो आपके सामने क्लियर है, वहां पर मिस नहीं करना है खरीदारी। 43,675 और 43,800 ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए खरीदारी की रेंज है। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार की नजर अब किन ट्रिगर्स पर रहेगी। पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, जरा बताइए कहां पर नजर है? गुड आफ्टरनून नेहा। यहाँ पर नंबर्स अभी भी काफ़ी सारे आने बाकी हैं। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल है, इसके पोस्ट मार्केट नंबर्स आएंगे। F&O स्पेस से अभी भी GSPL, LIC हाउसिंग फाइनेंस समेत ओबेरॉय रियल्टी और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करने बाकी हैं। ओबेरॉय रियल्टी की तो नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और इक्विटी या फिर कोई अन्य ऑप्शंस के जरिए फंड जुटाने पर भी बोर्ड बैठक है। इंडियन ह्यूम पाइप्स यहाँ पर नतीजों के साथ साथ इक्विटी शेयर जारी कर फंड जुटाने पर यह भी विचार करते हुए दिखेंगे। जहां तक ग्लोबल इवेंट का सवाल है, यूरोप का Q1 GDP आंकड़ा, साथ ही यूरोप के लिहाज से ही जो ECB की प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लैगार्ड, वो एक पब्लिक इवेंट में भी हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। US का आपको अप्रैल महीने का रिटेल सेल्स आंकड़ा ये आज शाम को आता हुआ दिखेगा, तो इस पर फोकस रखिए। और साथ ही 17 मई जहां तक बात है, जुबिलेंट फूडवर्क्स
साथ साथ आरईसी और वर्लपूल, ये 3 एफएनओ स्पेस से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे कल के दिन में। कोई निफ्टी कंपनी नहीं है। साथ ही स्टरलाइट टेक, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ इक्विटी शेयर के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक की जाएगी। केएनस टेक्नोलॉजीज प्री आईपीओ इन्वेस्टर लॉक इन जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। साथ ही सिम्फनी का बायबैक भी बंद होता हुआ दिखेगा, जो कि 3 मई को शुरू हुआ था। एक्स डेट है फोसेको इंडिया के डिविडेंड की। साथ ही सुबह 10:30 बजे कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। यूरोप के लिहाज से जो उनके महंगाई आंकड़े हैं अप्रैल महीने के, वो भी कल आते हुए दिखेंगे। और साथ ही यूएस का अप्रैल का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा, इस पर भी आप फोकस रखिए। और अंत में 18 मई यहाँ पर गुरुवार को सबसे पहले निफ्टी से एसबीआई, जिसकी सर अभी बात कर रहे थे, उसके नंबर्स हैं। साथ ही आईटीसी पर फोकस रखिए, यहाँ पर कैसे नंबर्स आते हैं देखना होगा। एफएनओ स्पेस की लंबी सूची है, चुनिंदा नाम बता देता हूँ। बाटा कंटेनर कॉर्पोरेशन, रैमको सीमेंट्स, जीएनएफसी जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। और साथ ही आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, इसका भी प्री आईपीओ लॉक इन जो है वो प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स का खत्म होता हुआ दिखेगा। ओके, वेरी वेल। चलिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। इन्हीं का इम्पैक्ट आज और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलेगा। चलिए अरमान, अब आपकी बारी आती है। बताइए, खबरों के दम पर क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, कौन से हैं स्टॉक्स न्यूज? जी बिल्कुल, ग्रैन्यूल्स के नतीजे आते हुए दिखे थे, जिसमें अगर आप आय की बात करें 16% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 19% बढ़ा है। मार्जिन्स भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े वो इंप्रूव हो गया है, 18.7% से बढ़कर 19.1% पर आते हुए दिखे हैं। खबरों में ऑन मोबाइल ग्लोबल पर ध्यान रखें, क्योंकि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आधारित जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो इन्होंने लॉन्च किया है। गेमिस नाम से जो है ये इन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पारस डिफेंस, इन्होंने सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च के साथ एक करार का ऐलान किया है। करार किस लिए किया है? एंटी ड्रोन सिस्टम के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, उन दोनों के लिए जो है करार करते हुए दिखे हैं। टोरेंट फार्मा, यहाँ पर 30 मई को फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है, जिसमें वो इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर जो है बोर्ड बैठक की जाएगी। जेएसडब्ल्यू स्टील, कोजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि उड़ीसा के प्लांट की जो पर्यावरणीय मंजूरी की जो है समीक्षा होगी, और पर्यावरणीय मंजूरी पर बने पैनल ने जो समीक्षा की मांग की है। ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें डिलीवरी लगभग 10 लाख, जोमेटो लगभग 26 लाख, साउथ इंडियन बैंक लगभग 60 लाख के आसपास, और जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात करें वहां पर 20 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये सारी डिलीवरी जो हो रही है सब न्यू एज आईपीओ में ही हो रही है सर? ज्यादातर सर एक भी दिन अभी तक ऐसा तो नहीं जा रहा है कि कोई भी एक न्यू एज आईपीओ का नाम नहीं हो। नई नई कंपनियां जो लिस्ट हुई उन्हीं में सारा हो रहा है। डिलीवरी हो गई, जोमेटो हो गया, आपका नायका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, यहीं पर ब्लॉक डील्स हो रहे हैं। पुराने इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। ये बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। लेकिन हमारे साथ है पुराने और अनुभवी एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। सिर्फ पुराने नहीं, पुराने के साथ अनुभवी भी है, और इनमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अनुभवी है वागले साहब। बिल्कुल उनके लिए वागले का वंडर। वागले साहब, स्वागत है आपका, फरमाएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, नेहा जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आपने पूरा नहीं कह दिया, वो भी ठीक है। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ओल्ड इज गोल्ड। अरे वाह, क्या बात है। एंड गोल्ड इज नेवर ओल्ड, गोल्ड इज नेवर ओल्ड। अच्छा अनिल जी, आईटी स्पेस में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, और आज के मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको पिकअप करने पड़ेंगे। हालांकि निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा करेक्टिव दिख रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग साइड पे ज़्यादा है। कोफोर्ज में मुझे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलो या पावरली चार्ट्स में एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को इसने तोड़ा है, 4000 पूरे मॉर्निंग से 4200 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, और एक मूव इन द मेकिंग है जो मुझे लगता है कम से कम 150 से 200 रुपए की मूव अगले 2 से 3 दिनों में आ सकती है। मेरा टारगेट 4380-400 के आसपास है, अभी 4230-32 का भाव है। यहाँ से लेकर 4210, 20 रुपए की रेंज रखे बाइंग के लिए। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेना होगा 2 से 3 दिन का। 4170-75 का स्टॉप लॉस होगा, और 4380-4400 का टारगेट होगा 2 से 3 दिनों के टाइम फ्रेम से। ओके, तो कोफोर्ज पर है वागले सर की नजर। 4210 के पास एक ऑप्टिमम एंट्री लेवल बनता है, 4170 के पास स्टॉप लॉस, और 4380, 4400 जैसा टारगेट आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, यानी कि इस हफ्ते के दौरान ही देखने को मिल सकता है। लेकिन भरपूर नतीजे यहां पर आ रहे हैं, और अब तक जो नंबर्स आए हैं ऑलमोस्ट ब्रॉडली इनलाइन या बेहतर ही रहे हैं। इन्हीं में से एक ऑफकोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा
कुछ गुड सेट ऑफ नंबर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं और स्टॉक को रिएक्ट भी करते हुए देखा है। बंसल सर, सबसे पहले आपका व्यू यहाँ पर लेना चाहूंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय चार्ट्स पे आपको कैसे मौके नजर आ रहे हैं? देखिए, नया स्टॉक नीचे से चला हुआ है और अब जो नेक्स्ट मूव चालू होगा वो बनेगा जब ये स्टॉक 189.5 90 के लेवल्स को क्रैक करेगा। तो जिन्होंने नीचे का ले रखा है नया, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी और 190 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब एक नई खरीदारी का दावेदार बनेगा। तो 190 के ऊपर ही नई खरीदारी की राय होगी। ओके, तो जिन्होंने पोजीशन ले रखी थी अभी वाइंड करने का टाइम आ गया है, प्रॉफिट बुक कर ले। 190 के पार अब कोई नई एंट्री बनती है। इसी बीच जुबिलेंट इंग्रेविया स्क्रीन पर नजर डालिए, इसके नंबर्स निकल कर आए हैं। कंसो मुनाफा घटता हुआ नजर आया है 5, हाँ एग्जैक्टली। और कंसो आय पर नजर डालें तो इसमें भी गिरावट ही देखने को मिली है। वाई आधार पर 1150 के नीचे के फिगर्स दर्ज होते हुए नजर आए हैं। आय मुनाफा दोनों के फ्रंट्स पर गिरावट ही दिखी है। कामकाजी मुनाफा 142 करोड़ से घटकर 102 करोड़ के पास रजिस्टर हुआ है और आय में जैसा हमने कहा वाई आधार पर यहाँ पर गिरावट दिखी और स्टॉक ने तुरंत रिएक्ट भी किया है। एकाएक यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। जुबिलेंट इंग्रेविया इस समय 0.4% है नीचे। कुणाल सर, जुबिलेंट इंग्रेविया इस समय क्या राय होगी आपकी? देखिए नेहा, ये स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म करता आया है और अब इसमें एक उछाल बना था पिछले कुछ दिनों में। आज इस ब्रेकडाउन के बाद वो निरस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक सपोर्ट 400 रुपए के आसपास जरूर दिखाई देता है। तो ये 400 का लेवल टूटा तो यहाँ 380 तक का एक करेक्शन आ सकता है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 400 के लेवल्स के आसपास स्टॉप लॉस जरूर रख लें अगर आपके पास पहले की लॉन्ग पोजीशन है। राय आपके लिए जुबिलेंट इंग्रेविया पर आती हुई कमजोर नतीजों के बाद स्टॉक पे है मार पड़ती हुई लगभग 4% का नुकसान और ऊपरी लेवल से अच्छा खासा फिसलता हुआ। आइए, तैयार है सुमित जी क्लोजिंग शो में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बिगुल के साथ सुमित के सुपरहिट। इस तरह के बाजार में बड़ा मुश्किल काम है कि सुमित जी का अंदाजा लगाए कि लॉन्ग होगा या शॉर्ट कॉल। संभावनाएं पूरी बन रही है शॉर्ट कॉल की, फिर तो यही जाने। बताएं सर। अनिल जी, आपने ये सही कहा कि इस तरह के मार्केट में ये आइडिया लगाना थोड़ा टफ है और मेरे पास कभी बाय आ रहा है कभी सेल आ रहा है। हाँ, अभी जो मेरे पास आया है वो बाय साइड का स्टॉक है। ओके, तो अनिल जी, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका अभी भाव चल रहा है 108 रुपए। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर मोमेंटम बन रहा है। BEL यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। BEL के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाया वो लोग होल्ड करें। कल का जो हाई है 108 रुपए 60 पैसे है, ये अभी जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम और ऊपर का देखने को मिलेगा। तो BEL के अंदर खरीदारी करके काम करें। नीचे के अंदर जो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है 106 रुपए 50 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा इसके अंदर। 106 रुपए टू बी वेरी प्रिसाइज। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 111 का छोटा टारगेट है, 114 का बड़ा टारगेट है। तो 111 114 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए BEL में खरीदारी करें 106 के स्टॉप लॉस से। 106 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें BEL में। सुमित जी, कभी आपका ऐसे मन में ऐसा नहीं आता कि चलिए, जैसे मैंने अंदाजा लगाया कि आप शॉर्ट कॉल दोगे और आपका तो बाय कॉल देने का इरादा है, तो आप ऐसे 2 कॉल निकाल के रखो कि अनिल जी ने बोला शॉर्ट बोले तो मैं ये वाला शॉर्ट दे दूंगा, अनिल जी ने बोला बाय देना है तो मैं बाय वाला दे दूंगा, या आप 2 निकाल के ही रखते हो हमेशा और फिर बोलते हो जो अनिल जी बोलेंगे उसका विपरीत दूंगा? नहीं अनिल जी, आप देखिए मेजर टाइम्स आप रीड कर लेते हो कि कौन सा बाय साइड का आने वाला है कि सेल साइड का आने वाला है। हाँ। और आपने आज भी एकदम सही बोला कि मार्केट ही ऐसा है कि थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना भी डिफिकल्ट है कि बाय आएगा कि सेल आएगा। कोई भरोसा नहीं अनिल जी, अभी 5-10 मिनट में कोई सेल कॉल आ जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे को तो देख के ऐसा आप उदास लगे तो मुझे लगा शॉर्ट कॉल देंगे लेकिन कॉल देने में बिल्कुल जोश वापस। जैसे ही कैमरा आया, सुमित जी का फंडा क्लियर है, जब तक भाई अपने बात नहीं करनी तो अपनी क्यों फालतू के इमोशंस दें। जैसे उनके ऊपर कैमरा आता ही है, जो फिर इमोशन फूट के निकलते हैं, देखने लायक है। आइए, तैयार है कुणाल जी और राकेश जी चार्ट कॉर्नर के बिगुल के साथ। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है UBL पे, यूनाइटेड ब्रेवरीज पे खरीदारी की राय है। इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। इसी सीरीज के अंदर इसके नतीजे आए थे, नतीजे खराब आए थे, स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और अब एक
पॉजिटिव क्रॉसओवर है और जिस इंटेंसिटी का ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है बता रहा है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक शार्प पुलबैक बनेगा। बेयर ट्रैप और शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग्स का एक प्रबल दावेदार लगता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, 2 बार 1380 रुपए के आसपास यूबीएल में एक सपोर्ट मिला है और वापस से हम देख रहे हैं कि उन्हीं लेवल से टकराकर 1380 के लेवल से ही सपोर्ट लेकर वापस स्टॉक ऊपर जाने की ओर बढ़ रहा है। तो बहुत संभावना है कि आपको एक बड़ा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा और ये स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ने की पूरी संभावना है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रखना है 1415 पर, 1415 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1480 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1505 रुपए का खरीदारी की राय है यूनाइटेड ब्रूवरीज। पहले प्रपोजल किसकी तरफ से आया था कि ये लिया जाए आज चार्ट कॉर्नर में, आपका या बंसल जी का? अनिल जी बंसल जी का प्रपोजल था। अनिल जी मैंने पारित किया है। हाँ, फिर तो कॉल मजबूत है। बंसल जी ने इनिशिएट किया तो फिर कॉल मजबूत है, क्योंकि बंसल जी से ज़्यादा कोई इस तरह की कंपनियों के बारे में जानता नहीं है। हाँ, और अगर कुणाल जी कहते कि नहीं बंसल जी ने इनके मैंने किया, तब भी मेरा जवाब यही होता। अच्छा, क्योंकि मैं देखो बंसल जी तो बायस होके भी कर सकते, कुणाल जी ने किया तो सही है। तो मतलब आप दोनों ने जो किया वो सही किया है, कहने का मतलब ये है। तो चलिए, यूबीएल ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय आज चार्ट कॉर्नर के तौर पर कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती है। 1480 और 1505 ये 2 टारगेट के लिए करें खरीदारी। जैन साहब भी आ चुके हैं। जैन साहब आ गए ना आप? बिल्कुल सर। हाँ, तो जैन साहब आ गए, अटेंडेंस भी लगवा चुके हैं। आइए जैन साहब, आपके लिए हमने एक विशेष लिंक तैयार किया है, जरा पहले सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, उसके बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो रविवार को मनाया गया है मदर्स डे। आप सब लोगों ने मनाया होगा, अपने अपने तरीके से मनाया होगा, लेकिन इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मदर्स डे धीमे धीमे लोग मना रहे हैं और ये बता रहे हैं और कोई नहीं, जोमेटो ये कह रहा है कि मदर्स डे उनके लिए कैसा रहा। जरा उसकी डिटेल्स जान लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मदर्स डे पे इस बार लोगों ने किया है। तो अरमान हमारे साथ हैं, सारी डिटेल्स देगा। अरमान बताइए। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा उन्होंने दिया है, वो भी ट्वीट करके उन्होंने बताया है कि 14 मई को जो कि मदर्स डे था, उन्होंने रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं उनको आते हुए दिखे हैं, जो अभी तक के हाईएस्ट ऑर्डर आते हुए कि सर हर 1 मिनट 150 केक्स ऑर्डर हुए। हाँ, हर 1 मिनट, मतलब अगर उसका सिर्फ कैलकुलेशन करें 60 × 24 का तो लगभग 2.16 लाख। ये हर मिनट 150 केक जो ऑर्डर हुए हैं, ये मदर्स डे के हाईएस्ट है या किसी भी दिन के, वैलेंटाइंस डे से भी ज्यादा? सर सब क्या बात करें, हम इतने सुधर गए। ये तो पता ही नहीं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, सीरियसली। यस सर, उन्होंने ट्वीट। बताओ सारी डिटेल्स बताइए जरा। यस सर, ऑर्डर वॉल्यूम्स के टर्म्स में अगर आप देखें, जो पहले जो रिकॉर्ड था न्यू ईयर्स का रिकॉर्ड था, उसके बाद ये देखें ये वाला जो है सबसे बड़ा रिकॉर्ड आता हुआ दिखा है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो अच्छे हैं ही सही, और उसी के साथ साथ हर 1 मिनट 150 जो है केक्स ऑर्डर होते हुए दिखे हैं। पिछली बार जो न्यू ईयर पे रिकॉर्ड बना था, जब तक 5 लाख ऑर्डर्स हुए थे न्यू ईयर के टाइम पर, और उस समय भी पिछली बार जब अभी न्यू ईयर का ईव था, उस पे 5 लाख ऑर्डर्स हुए थे। मतलब ये 1 जनवरी? हाँ, ये सर, ये वाला 5 लाख ऑर्डर हुए थे। 5 लाख ऑर्डर्स हुए थे। अब उसको रिकॉर्ड को तो तोड़ ही दिया है, और वो जो रिकॉर्ड बना था पिछले मतलब 1 जनवरी को, उस समय भी जब इन्होंने जोमेटो ने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग के 3 साल का जितना ऑर्डर हुआ था उस दिन का, वो कंबाइन उन्होंने 1 दिन में ही कर दिया था। और उसके बाद अब ये उसको भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखे। ओके। और सर उस समय भी इन्होंने अपडेट दिया था कि अगर आप 1 जनवरी की बात करें तो लगभग 15 टन बिरयानी ऑर्डर हुई थी। और इस बार ये रिकॉर्ड अब केक के लिए बनता हुआ दिख रहा है। तो आप बता रहे हो कि 1 जनवरी को 5 लाख केक ऑर्डर हुए थे? नहीं सर, 5 लाख टोटल ऑर्डर्स हुए थे। टोटल पूरे दिन भर में? यस सर। 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन? यस सर। और अभी कितने हुए सर? अभी उन्होंने नंबर नहीं बताया, पर उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड 150 पर मिनट 150 केक्स ऑर्डर हुए हैं। तो सिर्फ केक्स ही है, बाकी दूसरे ऑर्डर्स का काउंट नहीं बताया। तो 5 लाख टोटल ऑर्डर थे। हाँ, उस दिन तो खाने पीने के सब भी होते हैं। और सर केक का कैलकुलेशन करें तो 2.16 लाख तो आ जाता है। ये मदर्स डे के दिन के केक के ऑर्डर्स का वैलेंटाइंस डे से कंपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सर? उसका है नंबर? नहीं है सर, उसका नंबर तो नहीं है उसका नंबर, लेकिन फिर भी 150 केक पर मिनट। जी सर। मदर्स डे के दिन तो ऐसा हस्बैंड डे वाइफ डे भी होता है? नहीं होता ना, ऐसा मैंने सुना नहीं है। होता है नेहा जी? नहीं, अरमान नहीं होता? ओके, तो जोमेटो ने हर मिनट 150 केक डिलीवर किए, ऑर्डर लिए। जून में फादर्स डे आएगा तब इफ इट नहीं, भूल जाओ 50 हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ जी, बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही। बंसल जी कुछ कह रहा था जी? बंसल जी
देखिए अनिल जी, ये मदर्स डे पर ही केक की अनिल जी सेल होती है। वैलेंटाइन डेज पे आपको केक का डेटा नहीं मिलेगा अनिल जी, उस दिन कुछ और बिकता है अनिल जी। माई होती है जो अनिल जी केक में खुश हो जाती है, मैं बताऊं आपको। बाकी तो अनिल जी सब एक्सपेंसिव अफेयर है, उस दिन केक काम नहीं आता अनिल जी वैलेंटाइन डेज पर। और वो भी केक है ना, सारे के सारे बच्चे ही खाते हैं, माँ को तो खाली नाम के लिए इतना सा उनको क्या के उनको तो इंटरेस्ट नहीं होता खाने में। लेकिन हाँ जी, जैन साहब आपकी विशेष टिप्पणी। नहीं, बंसल जी ने गजब का इंसाइट दिया है कि माँ तो कैसे मान जाती है। टीवी नहीं मानेगी केक सर, वैलेंटाइंस डे पे भी नहीं मानते और बोले एनिवर्सरी हो, वो सब सही है एकदम। बंसल जी बंसल जी आज आपने मतलब जो पुराने गांव को रेत दिए जैन साहब के एकदम बिल्कुल। लेकिन मैं एक ट्वीट पढ़ भी रहा था, मतलब जिस हिसाब से ऑर्डर्स आए ना, लोग कह रहे हैं जोमेटो का नाम जोमाटो हो जाना चाहिए। फाइनली प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। मैं हमारे प्रोड्यूसर से ये पूछ रहा था, जोमाटो ही बोलूं क्या अभी? हाँ जोमाटो ही बोला, हाँ जोमाटो ही बोला। मैंने भी वो जो ऐड किया था उसमें जोमाटो ही बोला था। हाँ तो माँ वहीं से आई है, जोमाटो। अच्छा बंसल जी कुछ कहना? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये तो कुछ नहीं अनिल जी, आज जो मैं नया कारनामा करने वाला हूँ ना शाम को अनिल जी, वो जो आज कुणाल जी ने बोला था ना मैं शादी करके वो पछता रहा हूँ, तो अनिल जी वो क्लिपिंग मैंने ले ली है और उसको एडिट कर लिया है। तो आपसे गुजारिश अनिल जी 3:25 पे मैं गायब हो जाऊंगा, क्योंकि कुणाल जी का घर दूर है, वापस भी आना है। तो भाभी जी को आज वो क्लिपिंग दिखाने जा रहा हूँ शाम को, कुणाल जी के साथ चाय भी पीऊंगा। तो हो सकता है कल कुणाल जी गायब भी हो जाए अनिल जी। ये तो बंसल कुणाल जी ने तो खाली बोला है, बाकी हाँ मतलब ये भावनाएं तो सबकी है ना। किसी और ने तो ऐसा नहीं कहा कि नहीं हम तो कुणाल जी की भावनाओं से सहमत नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं। ये तो कुणाल जी ने खाली बोला, बाकी आपने भी कौन सा मना किया उस वक्त? अनिल जी 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 कुणाल जी, ये वाली क्लिपिंग इनके घर पे दिखा देना। जी कुणाल जी। अनिल जी वैसे मैंने भी एडिट करा लिया है अनिल जी, जो क्लिपिंग है उसमें चेंज करा लिया है कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकता, तो अनिल जी वो मैंने चेंज करवा लिया है। चलिए बढ़िया है, ये है आपके लिए जोमेटो। जरा जैन साहब से राय भी ली जाए शेयर पर। जैन साहब बताएं। देखिए मैं वैसे तो नेगेटिव रहता हूं, बट ये जो डेवलपमेंट है और आगे, हालांकि देखिए यहाँ कंपटीशन भी बहुत होने वाला है। जोमेटो स्विगी है, फिर मुझे तो याद है जोमेटो और स्विगी को मिला के कपिल शर्मा ने मूवी बनाई है स्विगैटो, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ओएनडीसी जिसका आपने कल न्यूज पर भी उसमें बहुत ही अच्छा शो किया, और वहां से जो थ्रेट आने वाली है, सो ओवरऑल देखिए ये न्यूज बहुत बड़ी है। आज 150 केक 1 मिनट में, और न्यू ईयर्स और ये हर चीज पे जो सेल्स होती है और इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स, और अब क्या टेक्निकली भी ये ठीक हो गया है, बुक वैल्यू वाइज भी बहुत महंगा नहीं है स्टॉक, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि मुझे रेवेन्यूज वाइज और बाकी जो लॉस में है अभी टाइम लगेगा, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो ही स्टॉक को लें, और ज्यादा मतलब जिनको फास्ट रिटर्न चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जहां पे अच्छे रिजल्ट्स आए और ऐसा माहौल बना हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो वहां पे ज्यादा दाव लगाएं। बाकी ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होके बॉटम आउट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैंने सुना काफी दिग्गज एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशन सब ने ही इस पे पॉजिटिव आउटलुक दिया है, सो आई वोंट निगेट दैट, बट एट द सेम टाइम पर्सनली मेरी बात करें तो मैं बहुत ज्यादा बुलिशली इसको रेकमेंड नहीं करता। बट यस, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे, टेक्निकली ठीक हो गया है और बॉटम आउट हो गया है, और फंडामेंटली भी धीरे धीरे लॉसेस कम हो रहे हैं, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। ओके, तो जिनके पास है वो बने रह सकते हैं, और यहाँ पर संदीप जी को लगता है कि नॉट जस्ट फंडामेंटली बट टेक्निकली भी कुछ यहाँ पर स्ट्रेंथ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। इसी बीच हमने देखा है कि आज एक के बाद एक बहुत सारे क्वार्टरली नंबर्स जनरेट हुए हैं। उसी कड़ी में हमने ग्रैन्यूल्स के नंबर्स आते हुए देखे जो कि अच्छे रहे हैं, ब्रॉडली इनलाइन रहे हैं, और स्टॉक भी है 1.5% स्ट्रेंथ के साथ 300 के पार ट्रेड करता हुआ इस समय नजर आ रहा है। सुमित जी, ग्रैन्यूल्स इस समय क्या सलाह होगी? आई थिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा और ऊपर का मूव आना जरूरी है, उसके बाद इसमें बढ़िया मूव बनेगा। फिलहाल स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है 298-300, ये लेवल जब टूटेंगे तो इसके अंदर मोमेंटम स्ट्रांग बनेगा, और फिर 310 से 315 तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। 290 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। 298-300 का लेवल टूटने के बाद फ्रेश बाय बन सकता है, और 310-315 तक का मूव फिर ऊपर में देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करके फिलहाल चल सकते हैं।
होल्ड करके चलने की सलाह ग्रैन्यूल्स में आ रही है। साथ ही कजारिया सेरेमिक्स, इस पर भी नजर डालेंगे क्योंकि आज इसने भी अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यूज फ्रंट पर देखें ऑलमोस्ट 9.5% की स्ट्रेंथ दिखी है। मार्जिन जरूर डगमगाया है यहाँ पर, लेकिन पैट और एबिटा दोनों में ही यहाँ पर हमने 6 से 13% तक की वृद्धि बनते हुए देखी है। बंसल सर, कजारिया सेरेमिक्स इस समय कोई राय चार्ट्स पे? नया खजारे का चार्ट देखें तो चार्ट तो इसका बढ़िया है। टेक्निकली जिनके पास है नया क्लियरली होल्ड की राय है। आज के हाइज भी अगर हम देखें तो 1200 रुपए के अराउंड के हाइज हैं। यही एक मेजर लेवल है ब्रेकआउट का। तो बाय ऑन डिप्स करते रहें और एक बार 1200 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी तब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की राय होगी। 1200 को डिसाइसिवली क्रैक करेगा तब 1250 के स्तर देखने को मिलेंगे, तो तब 1200 के ऊपर भी खरीदना है और डिप्स में भी कजारिया को ऐड करें। कजारिया को ऐड करने की सलाह है और 1200 के ऊपर भी डेफिनेटली इसमें आपको खरीद के मौके मिलेंगे। इसी बीच मैक्स हेल्थ केयर नंबर्स यहाँ पर भी जारी हो गए हैं। सो फर्स्ट ऑन यहाँ पर ₹1 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। फिलहाल हम देख रहे हैं स्टॉक बिल्कुल सपाट ट्रेड करता हुआ। कंसो मुनाफा यहाँ वृद्धि दिखी है, 250 करोड़ के पास का कंसो मुनाफा रजिस्टर हुआ है। वाई आधार पर देखें तो यहाँ पर बढ़त जरूर देखने को मिली है। और राइट, सो कंसो मुनाफे का फिगर है। आय पर नजर डालें तो वृद्धि यहां पर भी दिखी है, 937 करोड़ के मुकाबले 1215 करोड़ का वो फिगर रजिस्टर हुआ है। तो आय के फ्रंट पर देखें, प्रॉफिट के फ्रंट पर देखें तो यहां वृद्धि हाथ लगी है। तो स्ट्रेंथ ही यहां पर दिख रही है और फिलहाल जो स्टॉक है बिल्कुल सपाट सा कारोबार करता हुआ दिख रहा था। डिप से अब हम देख रहे हैं एक अपटिक डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। सुमित जी, क्या सलाह होगी इस समय मैक्स हेल्थ केयर पे? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैक्स हेल्थ केयर के अंदर एक बार फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर मोमेंटम स्ट्रांग है। स्टॉक के अंदर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट अप्रैल के अंदर इसका भाव था 430 के आसपास और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 515 के आसपास। तो एक अच्छा खासा 80 से 100 रुपए तक का मूव हमने लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर ही स्टॉक के अंदर देखा है। तो मैक्स हेल्थ केयर के अंदर जिन्होंने पोजीशंस बना रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि नीचे में 500 के पास का बनेगा 500, और ऊपर के अंदर जैसे ही स्टॉक में 525 का लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक में फिर आने वाले दिनों में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। चेक आईटीसी का भी ले लेते हैं क्योंकि आज हम देख रहे हैं भले ही थोड़ी सी यहाँ पर सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन कोजेंसिस के हवाले से इस समय आपकी स्क्रीन्स पर एक खबर आती हुई कि कंपनी ने सिगरेट के दामों में 3 से 5% की बढ़ोतरी कर दी है। हिमांशु जी हमारे साथ है। हिमांशु जी, इस समय चार्ट्स पर आईटीसी कोई मौके, लगातार ये हमारे रेडार पर रहा है, सारे एक्सपर्ट्स इसको लेके काफी बुलिश रहे हैं। बिल्कुल ब्लू आइड बॉय की तरह इसने परफॉर्मेंस दिखाया है। क्या किया जाए करंट लेवल्स पे? नेहा जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेच दिखता है शॉर्ट टर्म में, और उसके चलते हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में शायद ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जाए। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश खरीदारी के लिए बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। मेरा मानना है कि 430 रुपए के आसपास स्टॉक थोड़ा सा शायद रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और अंदर डाउन साइड हो सकता है आने वाले दिनों में 400 की तरफ जाता हुआ नजर आए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल यहाँ पर खरीदारी अवॉइड करें, लेकिन अगर 430 के ऊपर ये स्टॉक वापस निकलता है तब ये जो मेरा व्यू है ये फॉल्सिफाई होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। ओके, तो आईटीसी कंसोलिडेशन मोड में है। कोई भी खरीद 430 के ऊपर बनेगी, अदरवाइज थोड़ा करेक्शन, थोड़ा सा ब्रीदर और ये लेता हुआ स्टॉक दिखाई देगा और 400 तक के लेवल दिख सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू बी वाचिंग। यहाँ से एटलीस्ट 3 रुपए का अगर अपसाइड दिखा 430 के पार, तब यहाँ से और स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ आईटीसी नजर आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स नतीजे ढेर सारे आ रहे हैं और कल जुबिलेंट फूड के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नंबर्स, जानते हैं अरमान से। अरमान, जरा बताइए क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर आप नतीजों में बात करें तो आय तो लगभग आपको 6% के आसपास की बढ़ती हुई दिखेगी, पर आपको मार्जिन जो है वहां पे आपको कटौती आती है क्योंकि जो 23% से गिरकर 21% के आसपास आते हुए दिखेंगे। अगर लाइक फॉर लाइक अगर आप ग्रोथ की बात करें तो वो फ्लैट से 1% के आसपास जो है गिरकर आने की उम्मीद है। एक तो क्योंकि डिमांड कमजोर है, उसी के साथ साथ अब रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के चलते जो है आपको मार्जिन में दबाव दिख रहा है, इसीलिए जो मार्जिन जो हमारा अनुमान है वो 23% से गिरकर लगभग 21% के आसपास आएंगे। और इबिटा की या मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी आपको 5% के आसपास की जो है कटौती दिखती है। और इसी के चलते अगर आप देखें, क्योंकि आपका कामकाजी जो मार्जिन है वो गिर रहे हैं, उसके चलते आपको मुनाफे में भी लगभग आपको 35% के आसपास की कटौती दिख सकती है। हालांकि अगर आप देखें जो ग्रॉस मार्जिन और स्टोर एक्सपांशन पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है, वहां पर देखना इंटरेस्टिंग होगा। जो पॉपेज की जो आउटलुक है उसके लिए जो आउटलुक और बताते हैं मैनेजमेंट, वहां पर भी देखने लायक होगा। और आपको मैं बता दूं लगभग 57 जो डोमिनोज आउटलेट्स हैं वो जो बीती तिमाही है वहां पर कंपनी ने उनको
खुलने का अनुमान दिया था, वहां पर भी क्या अपडेट आता है वो देखने लायक होगा। ओवरऑल मार्जिन में आपको कटौती आती हुई दिखेगी, आय में लगभग आपको 6% के आसपास की ग्रोथ दिख सकती है। ओके, चलिए, तो जुबिलेंट फूड कैसे नंबर्स आ सकते हैं ये तो हमने जान लिया, लेकिन इस पर एक चेक भी ले लेते हैं। बंसल सर, जुबिलेंट फूड इस समय क्या सलाह होगी? नंबर्स कल पेश होने वाले हैं, डिटेल्स अरमान ने रखी, जरा बताइए अभी कोई रणनीति होगी चार्ट्स पे? देखिए नेहा, चार्ट्स देखें तो चार्ट्स तो इसके ठीक हैं, जिनके पास है नेहा होल्ड करें। और यहाँ पर 470 चल रहा है, 464 का नया स्टॉप लॉस बैठता है। चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट का स्तर भी 464 का है और 464 ही अब नीचे में सपोर्ट आ रहा है। पिछले 5-6 दिनों का लोज भी ये है। तो जिनके पास है और रिजल्ट को प्ले करना चाहते हैं तो 464 एक वाजिब स्टॉप लॉस है, उसके साथ बने रहने की राय है। तो 64 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की रिकमेंडेशन जुबिलेंट फूड में। और एक यहाँ पर बिगुल राकेश कुणाल जी के लिए। राकेश कुणाल, चार्ट कॉर्नर। बताइए सर। नया हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है एनटीपीसी। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, नीचे में एक डबल पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। और जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट है, ये स्टॉक में पोटेंशियल है चार्ट के अंदर की एक एक्स्ट्रा लॉन्ग बुलिश वाइट ब्लू कैंडल बना सकता है कल तक में। तो एनटीपीसी पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर नेहा बड़ा स्ट्रांग है, हाल के दिनों में कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और जिस तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी है इसमें स्टॉक में काफी अच्छा बिल्टअप पिछले कुछ दिनों में हुआ है। एक बड़ा मजबूत सपोर्ट 175 का है, तो 175 के नीचे जाने की संभावना कम दिखती है। ऊपर काफी बड़ी जगह है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस यहां पर 176 176 का रखें। पहला टारगेट होगा स्टॉक के लिए 181 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 183 रुपए का, 181 183 के टारगेट के लिए एनटीपीसी में खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी। यहाँ पर भी नतीजा आने की तैयारी में, और नतीजे के पहले स्टॉक है मजबूत, यहाँ करें खरीदारी। आइए, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदावर सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, आज की पहली पिक। यस, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, आज भी दो स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। जो पहला स्टॉक है अनिल जी, एक होटल स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक लेमन ट्री होटल, जो अभी 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट पहले देता हूँ, 102 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट, 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। इस स्टॉक को मैंने 11 अप्रैल को भी रेकमेंड किया था, उस समय 77 रुपए के लेवल पे रेकमेंड किया था और वहां से एक अच्छी जर्नी ऑलरेडी तय करी है, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। भारत का सबसे बड़ा मिड प्राइस सेगमेंट वाला होटल चेन है और वैसे ओवरऑल भी देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन, और सब सेगमेंट में ये ऑपरेट करता है। कॉर्पोरेट्स है, फिर आपके लेजर ट्रेवल है, लग्जरी है, सब सेगमेंट को कैटर करती है। और कंपनी बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, मतलब Q3 में इन्होंने 25 नए होटल्स चालू करे, Q4 में 25 नए होटल्स, 25-26 नए होटल्स ये कर रही है। Q4 में भी जो अभी नतीजे आएंगे तो उसके साथ मालूम पड़ेगा। मतलब कंपनी का टारगेट है जो अभी 8,500 कमरे हैं इनके टोटल कैपेसिटी, उसको बढ़ा के 11,500 कमरे करने का बाय FY25। और हम होटल सेक्टर में एक जबरदस्त उछाल देख रहे हैं, पूरे सेक्टर ही अच्छा कर रहा है और उसके फंडामेंटल रीजंस है। एक तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, फिर जो एवरेज इनके जो रूम रेट्स है वो भी काफी अच्छे हैं। और जो इनके तिमाही नतीजों में भी देखने को मिला, दिसंबर तिमाही में पैट था 48 करोड़ का, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 5 करोड़ का नुकसान था। बाकी एबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छे थे, क्लोज टू 45% के एबिटा मार्जिन थे। तो मुझे लगता है ये स्टॉक, अभी इसके नतीजे इस तिमाही के आए नहीं है, शायद 30 तारीख को आएंगे। मुझे लगता है जिस तरह की तेजी होटल स्टॉक्स में है और जो नतीजे अभी तक आगे हैं उनको देखते हुए इसके भी नतीजे तोड़फोड़ होने चाहिए। तो इन द रन अप टू गुड रिजल्ट्स मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा, तो खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट 102 रुपए का, 90 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए लेमन ट्री पहला स्टॉक। बताएं सर दूसरा शेयर। अनिल जी, आज का दूसरा स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल, जो अभी 504 के लेवल पे रिकमेंड करता है, चल रहा है। इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 535 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 490 रुपए का। ये कंपनी सोलर ग्लास बनाने के लिए जानी जाती है और भारत की इकलौती सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी है। हाईली इनोवेटिव कंपनी है। इसने दुनिया का सबसे पहला फुल्ली टेम्पर्ड 2 mm थिकनेस वाला ग्लास बनाया।
फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार का अच्छा खासा फोकस है, दुनिया भर में सोलर एनर्जी पे काफी काम चल रहा है, तो उसका पूरा फायदा इस जैसे कंपनी को होता है। और जहां तक डोमेस्टिक सोलर कैपेसिटी का सवाल है, तो वो आज जो 25 गीगावाट की कैपेसिटी है वो बढ़ के 65 गीगावाट आने वाले 2-3 साल में होगी, तो 2.5x से कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उसका एक बड़ा फायदा होगा। कंपनी ने भी केपेक्स किया है इस डिमांड को कैटर करने के लिए। बाकी एक्सपोर्ट्स भी जबरदस्त है कंपनी के, और यूरोप और टर्की मेनली इनका एक्सपोर्ट होता है, जहां पे उन्होंने चाइना के अगेंस्ट में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई हुई है, तो उसका फायदा होता है। फिर इन्होंने 2 कंपनियां कुछ महीनों पहले एक्वायर करी है यूरोप में, एक जर्मनी में GMB नाम की और एक इंटरफ्लोट नाम की कंपनी है। तो ये एक्वायर करने से ये वहां पे भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है सोलर ग्लास बनाने वाला, और जिस तरह से ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वहां पे भी रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरी सब देशों का फोकस है, तो उसका एक बड़ा फायदा होना चाहिए इसको। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 34%, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.20 का है, तो कम डेट वाली कंपनी है। और बाकी हमने देखा इस क्वार्टर में टाटा केमिकल्स के संदर्भ में ये आया था कि सोडा ऐश के प्राइसेस क्रैश हुए थे और उसके कारण टाटा केमिकल्स टूटा था, और सोडा ऐश ये सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनियों का रॉ मटेरियल है, तो इनको इसका फायदा होना है, तो मुझे लगता है मार्जिन्स में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए 535 के टारगेट के लिए 490 का स्टॉप लॉस। ओके, तो सेठी सर की तरफ से 2 रिकमेंडेशंस आती हुई, लेमन ट्री 102 का टारगेट 90 के स्टॉप लॉस के साथ करिए खरीदारी, और बोरोसिल रिन्यूएबल्स इसमें भी सर को 535 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 490 का स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है। सर 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल, इससे पहले 3 बज जाए कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल सर के लिए 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी के लिए सर क्विकली आपको बता देती हूँ, डाउ फ्यूचर्स इस समय सपाट है, इनफैक्ट सुबह से देखें तो कुछ रिकवरी ही दिखाई दे रही है चार्ट्स पे। नास्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है, 10-11 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट में भी सर छोटे दायरे का ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर क्या करना है? वैसे डाउ काफी रिकवर हुआ है, 100-125 पर नीचे था, तो फ्यूचर्स अभी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन आजकल डाउ फ्यूचर्स से एग्जैक्टली अमेरिका के बाजारों का अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। 5-6 दिनों की ऑलमोस्ट कमजोरी के बाद थोड़े रिकवर भी हो सकते हैं, या ट्रेंड थोड़ा कमजोरी का भी। आज रिटेल सेल्स के डेटा भी वहाँ पर आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं अमेरिकी बाजारों का अंदाज लगाने के मूड में हूँ नहीं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखा जाए। 18,300 ऐसा लगता है क्लोजिंग बेसिस पे हम 18,300 को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे बंद नहीं होंगे, यानी कि आपके लिए रिस्क यहाँ से 40-50 पॉइंट से ज़्यादा की है नहीं। 18,250 या 18,300 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और अगर उसके आसपास आता है तो हल्की फुल्की खरीदारी करने के बारे में आप सोच सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 18,400, 18,450 सप्लाई जोन है। 18,400 के ऊपर भी आप बंद नहीं होंगे, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,450 का है, 1,58,00,000 शेयरों का, और 18,300 पर 1,05,00,000 शेयरों का। तो आपके लिए रेंज बचे हुए समय के लिए 18,300, 18,400, अगर बाहर निकले तो 40-50 पॉइंट और एक किसी तरफ मान लीजिए, जिसकी संभावना कम है, नहीं के बराबर है। बीचों बीच 18,350 आपके लिए बहुत ज़रूरी लेवल है, जहाँ पर पुट और कॉल में लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, थोड़ा सा कॉल्स में ज़्यादा है। सो 3 बजे के पहले आपको 18,350 निर्णायक तौर पर मान के चलना है। अगर इसके ऊपर टिके रहे तो 18,400 तक जा सकते हैं, नीचे आए तो 18,300 तक आ सकते हैं। बस यही है, इससे बियॉन्ड फिलहाल तो मुझे निफ्टी में कोई बड़ा मूव दिख नहीं रहा। बैंक निफ्टी सिमिलरली 44,000 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 44,000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, और वो है 57,00,000 शेयरों का, 62,00,000 शेयरों का। सो 3 बजे तक आप 44,000 के ऊपर टिके हुए हैं, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग जो आपको 44,125-150 तक ले जा सकती है। फिर वहाँ से देखेंगे लाइफ हाई के आसपास आगे पार करते हैं या नहीं। 44,100 और 44,200 दोनों पर पुट राइटिंग अच्छी होकर रखी है, तो 44,100, 44,200 की रेंज में आपको थोड़ी सप्लाई आती दिखेगी। नीचे में 44,000 तोड़कर अगर नीचे जाते हैं तो 43,800, 850 इस रेंज में खरीदारी आएगी, ये दिख रहा है। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। पहले अगर ऊपर की तरफ आए तो प्रॉफिट बुक करें, पहले नीचे की तरफ आए तो खरीदारी करें। ट्रेंड के विपरीत आपको ट्रेड लेना होगा, सो लेवल्स का इंतजार करें। 18,300 के आसपास खरीदने का सोचें, 18,400, 450 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने का। बैंक निफ्टी में अगर 43,800, 850 आता है तो वहाँ खरीदने का सोचें। 44,150, 44,200 आता है तो वहाँ सोच सकते हैं, देख सकते हैं प्रॉफिट बुक करने का। फिलहाल कोई ट्रेड आज इस वक्त निफ्टी में ज़्यादा बन नहीं रहा। ओके, चलिए, तो फिलहाल ये रणनीति है जिसको आपको। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको।
एक अच्छा काम जो हुआ है निफ्टी में वो ये कि आपका पुट कॉल रेशियो 1.35 से घटकर 1 के नीचे 0.98 पर आ गया है। लाइट हो गया, मार्केट एकदम हल्का हो गया। तो आप जो निचले स्तरों से रिकवरी थोड़ी बहुत आने की संभावना देख रहे हैं वो इस वजह से आ रही है कि पुट कॉल रेशियो आपका हल्का हुआ है। बैंक निफ्टी में भी 1.42 से पुट कॉल रेशियो घटकर 1.22 पर हो गया, यानी कि 20 बेसिस पॉइंट वहाँ पर भी कम हुआ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बैंक निफ्टी के लिए, वो समझना जरूरी है। 72 पॉइंट की डिस्काउंट थी कल, जो 8 पॉइंट की प्रीमियम में आ गई। सो इसलिए अब थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर लोग एग्रेसिवली खरीद नहीं रहे हैं, माफ कीजिए एग्रेसिवली बेच नहीं रहे, क्योंकि आपके लिए ना डिस्काउंट पूरा निकल गया। तो वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी हुई है, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से डिस्काउंट पूरा खत्म हो चुका है। इस बात का जिक्र आप सुबह भी कर रहे हैं। हाँ, सुबह डिस्काउंट आपने पूछा भी था, इतना डिस्काउंट किया तो मैं बोल रहा था शॉर्ट ज़्यादा है और काफ़ी कुछ इसका मतलब शॉर्ट कवर हुए हैं लोअर लेवल पे। तो दोनों तरफ मार्केट इवनली पोइज्ड है, बराबर है। लेट्स सी अच्छा 1 घंटे में क्या कुछ होता है। बिल्कुल, चलिए, तो लॉट कैन हैपन लेकिन तब तक ये जो लेवल्स हैं आपको इन्हें एडेयर करके चलना है और क्लियरली आपको यहाँ पर ही इस रेंज को, इस दायरे को फॉलो करके चलना है, फिर चाहे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी। क्लोजिंग 18,300 से 400 के बीच में सर को लगता है कि क्लोजिंग लेवल पर यहाँ संभव होती हुई नजर आ रही है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है उसके भी लेवल सर आपको क्लियरली बता चुके हैं कि कहां पर आपको एंट्री का पॉइंट मिलेगा और कहां पर आज जो रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। चलिए, अप्रैल के महीने में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में गिरावट क्यों आई और नए डीमैट खाते जुड़ने की जो रफ्तार है वो कैसी रही है, इसकी पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए क्या डिटेल है आपके पास? तो देखिए नेहा, छुट्टियां रहेंगी तो जाहिर सी बात है ट्रेड कम होगा और उसका असर देखने मिला। हालांकि ये ट्रेंड जो है पिछले कुछ समय से चल रहा है और इस बार जो है वो ट्रेंड थोड़ा और बढ़ गया। जाहिर सी बात है छुट्टियां थी, केवल 17 कारोबारी दिन ट्रेडिंग हुई है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको कैश के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में देखने मिला है, जो कि पिछले 38 महीने के सबसे कम लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। अप्रैल में कैश वॉल्यूम जो है उसमें सालाना अगर आप देखेंगे तो 33% के आसपास की गिरावट और मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो करीब 16% के आसपास की गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने मिली है। सिर्फ कैश नहीं, एफएनओ वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी गिरावट देखने मिली है। टॉप ब्रोकर्स के जो एक्टिव क्लाइंट्स है उसमें गिरावट हो रही है। करीब 90,000 से 1 लाख के आसपास ग्राहक जो है वो इन्होंने खोए हैं, काफी सारे बड़े टॉप ब्रोकर्स ने। नए डीमैट अकाउंट अगर आप देखेंगे तो इसके पहले जो एवरेज था हर महीना खुलने का करीब 21 लाख के आसपास था FY23 का। मार्च में ये घटा था, 19 लाख के आसपास आ गया था। अप्रैल में इसमें और कमी आई है, करीब 16% के आसपास की गिरावट आई है और 16 लाख के आसपास जो है वो ये रह चुके हैं मंथ ऑन मंथ। और साल दर साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी करीब 24% के आसपास की गिरावट हुई है। एक्टिव ट्रेडर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी लगातार 10वां महीना है जहां पे गिरावट हुई है। एक्टिव ग्राहक में 10 महीने से लगातार गिरावट हो रही है और एक्टिव ग्राहक जो है 3.12 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। साल दर साल 19% की गिरावट और मंथ ऑन मंथ करीब 5% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। तो काफी कुछ आप कह सकते हैं कि नो डाउट नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कम थे, इसके लिए थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली, लेकिन ट्रेंड जो है पिछले कुछ समय से लगातार जारी है। देखना होगा मंथ ऑन मंथ मई में सुधरता है कि नहीं, क्योंकि इस महीने नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज ज्यादा है। तो कोई ऐसी एनोमली इसमें ऐसी कुछ निकल कर आई है इस डेटा में, रिसर्च में? क्योंकि आपने कहा कि छुट्टियां थी अभी तक तो अप्रैल में, लेकिन अगर लगातार ये स्ट्रेच हो रहा है 10th मंथ तो दिक्कत है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लगातार दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि किसी भी महीने आपको बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके लिए हम ये सोचे, क्योंकि हमने ये भी देखा था फेब में भी नंबर ऑफ डेज कम थे लेकिन मार्च में नहीं बढ़ा। अब अप्रैल में छुट्टियां थी, मई में अगर नहीं बढ़ा तो बड़ी दिक्कत है की बात। और जून में भी आई थिंक एक ही छुट्टी है इस बार, जून में एक ही छुट्टी, वही देखने वाली बात होगी यहाँ पर। चलिए, तो वो पूरा डेटा वरुण ने आपके सामने बखूबी रख दिया। इसी बीच हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन हमें ओएमसीज में और ऑयल एंड गैस स्पेस में तो लगातार बनता हुआ दिखाई दिया ही है। और यहाँ पर ओएमसीज में बीपीसीएल हमने देखा है, आईओसी के तगड़े परफॉर्मेंस के बाद बीपीसीएल अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 362 के ऊपर फिलहाल यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एक क्विक चेक कुणाल जी से लेंगे। कुणाल सर, बीपीसीएल चार्ट्स में इस समय आपको मौके दिख रहे हैं, क्योंकि एक पीक हमने बनता हुआ देखा कुछ 10-15 मिनट पहले और उसके बाद से ये डिप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। सर, इस समय कोई मौके? देखिए, एक बड़ा सपोर्ट है नेहा इन्हीं स्तरों के आसपास, यानी 360 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, जहां पर आज सवेरे इसने ओपनिंग की थी। तो मुझे लगता है 360 के नीचे जाने की संभावना कम है। स्टॉक कुछ समय ले सकता है कंसोलिडेट करने में, तुरंत कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है 360 का स्टॉप लॉस रख करके फिलहाल होल्ड करें।
का रखें, स्टॉप लॉस होल्ड करें, बीपीसीएल, ये राय आपके लिए आती है। आइए आपको एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर की तरफ ले चलते हैं, जहां पर पिछले हफ्ते 10 दिन से ढेर सारी चर्चाएं हो रही है और एक शब्द का नाम हाल ही में आपने सुना है और बार बार लगातार उस शब्द को सुना और समझने की कोशिश किया। उसका नाम है ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी बैंकिंग सिस्टम में वो सारे लोन जो आगे चलते हुए NPA हो सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, उनकी प्रोविजनिंग क्या पहले से कर देनी चाहिए। इसको लेकर चर्चाएं, वाद विवाद, तर्क वितर्क सारे चल रहे हैं। अब हमें एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर मिली है। RBI बैंकिंग सिस्टम में जो बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, ये जल्दी ही बैंकों पर लागू हो सकता है। ECL यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और RBI ने 30 जून तक बैंकों को ECL लागू करने की डेडलाइन दी है और ये खबर ब्रजेश आपको बताने जा रहे हैं। और इस खबर को बताने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं कि ये खबर 30 जून की डेडलाइन कहां से आई है। तो IBA के चीफ, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता साहब हैं, उनसे हमारी संवाददाता एकता सूरी ने बातचीत की। आज उन्होंने क्या कहा है ECL के मुद्दे पर, पहले वो सुनिए और फिर हम ब्रजेश से पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, ये जो ECL है, इसके लिए RBI ने तो अपनी डेडलाइन दे दी है, 30 जून है, मगर बैंकिंग सिस्टम अभी इसके लिए तैयारी कर रहा है। हमने RBI से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये टाइम थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इसको तैयारी करने के लिए बैंकिंग को थोड़ा और वक्त लगेगा। मगर बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बारे में तैयार कर रखी है, जिनके पास में इसके प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा हैं। सो डिफरेंट जो बैंक्स हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ जर्नीज पे हैं, और होपफुली जब एक बार रेगुलेटर ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है तो सारा बैंकिंग सिस्टम इसको क्विकली अडॉप्ट भी कर लेगा। बैंक्स इसके लिए रेडी नहीं है। बहुत से बैंकों को लग रहा है कि एक मेजर हिट आएगा, बुक्स पर भी हिट आएगा, जिस वजह से क्या ऐसा होगा कि सर्विस चार्जेस हो गए या फिर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट हो गया, उसका भार कंज्यूमर पर आएगा। नहीं, देखिए, इसका कोई भी चीज़ कंज्यूमर को पास ऑन होने वाला कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि अगर बैंकों को जो भी एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो एडिशनल प्रोविजनिंग इसके लिए करनी पड़ती है, वो बैंकों की कैपिटल बेस को स्ट्रांग बनाता है। और उसकी कोई भी, जैसे भी आप देखते हैं कि अगर स्ट्रेस एसेट्स भी होते हैं तो उससे कैपिटल बेस के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, पर जब उनकी रिकवरी होती है तो अनलॉक भी हो जाते हैं। तो ECL से इनिशियली थोड़ा बैंकों को एडिशनल प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट आ सकती है, बट कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे वो प्रोविजनिंग अनलॉक भी हो जाएगी। तो जो बैलेंसिंग इफेक्ट है वो इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है जो कंज्यूमर को पास करने की कोई जरूरत बैंकिंग सिस्टम को पड़ेगी। तो ये सुनील मेहता साहब का कहना है और उन्होंने कहा कि 30 जून तक का समय RBI ने दिया है, ये समय और बढ़ाने की मांग वो कर रहे हैं। ब्रजेश, अब तक इस मामले में ऐसा चल रहा था कि RBI की तरफ से प्रस्ताव है, प्रपोजल है और शायद मिनिस्ट्री इसके फेवर में नहीं है, लेकिन अगर IBA के चीफ ये कह रहे हैं कि ये तो लागू होने की तैयारी में, तो ये तो बड़ी खबर है बैंक्स के लिए। बिल्कुल, और अगर आप देखें तो डिस्कशन पेपर आया था जनवरी में, 16-17 जनवरी के आसपास आया था, 28 फरवरी की उसकी डेडलाइन थी। लेकिन डिस्कशन पेपर, नॉर्मली जो रेगुलेशन मेकिंग प्रोसेस होता है कि डिस्कशन पेपर के बाद जो सारे व्यूज़ आते हैं उसके बाद एक फाइनल पेपर आता है और फिर उससे लोगों को पता लगता है कि हाँ, इसमें फाइनली आखिर क्या इसमें से लागू हो रहा है। लेकिन अभी तक फाइनल रेगुलेशन तो हमें देखने को मिला नहीं है, लेकिन ये 30 जून की डेडलाइन की बात आ गई है। और जैसा कि मेहता जी भी कह रहे हैं कि बैंक और वक्त चाहते हैं, और सरकार का भी ये नज़रिया रहा है इस मामले पर कि इसको इतनी जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आ सकती है, खासतौर पर सरकारी बैंकों का, जहां पर बहुत सारा NPA का लेगेसी इश्यूज रहा है। अभी जल्द हाल ही में वो इस मुश्किल से उभरे हैं। ऐसे में सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है, एक तो ये क्योंकि इससे जो बैंकों की कर्ज देने की क्षमता है उस पर भी असर पड़ेगा, साथ ही कहीं ऐसी स्थिति वापस नहीं आ जाए कि सरकार को वापस इन सरकारी बैंकों में पूंजी डालने की नौबत आए। तो सरकार को तो इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक की ओर से डायरेक्टिव आया है कि 30 जून से इसे लागू करना है, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात होगी। और इस चीज़ को लेकर हाल ही में जो कुछ बैंकों के जब नतीजे आ रहे थे तो वहाँ उन्होंने भी चिंता जताई थी और ये कहा था कि इस पर और वक्त मिलना चाहिए, क्यों नहीं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो होने जा रहा है। अगर IBA चीफ स्वयं ये कह रहे हैं, क्योंकि अब तक हमें जो खबरें आ रही थी वो ये कि RBI की तरफ से ड्राफ्ट दिया गया है और उस पर सुझाव हैं और शायद उन ड्राफ्ट के मुताबिक फिलहाल इसे लागू किया जाए, नहीं किया जाए, कब से किया जाए, टुकड़ों में किया जाए। और साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो संकेत मिल रहे थे वो शायद ये कह रहे थे कि नहीं, उनका इंटरेस्ट कम है, राइट। लेकिन अगर IBA चीफ खुद अगर ये मीडिया से कह रहे हैं कि नहीं, ऑलरेडी RBI ने उन्हें डेडलाइन दे दी है 30 जून की, तो ये वाकई में बहुत सीरियस बात है। क्योंकि इसके चलते होगा क्या,
जो बैंक हैं उनके करीबन 5% के मुनाफे में कमी आती हुई दिखेगी और उनकी मार्जिन्स जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वगैरह जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है 20-25 बेसिस पॉइंट्स घटेंगे। ये सारी की सारी फॉरेन ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स बता रही है। तो अगर इस तरह का, और प्लस जाहिर सी बात है प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो ब्रजेश कह भी रहे हैं कि उनके लिए ये एक और मामला हो जाएगा कि उन्हें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लिहाज से ये बैंक्स के लिए बहुत भारी झटका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बैंक्स के लिए झटका वाली बात होगी। तो आई थिंक अगर 30 जून की डेडलाइन है तो ब्रजेश फिर तो ये बस ज़्यादा दूर बचा नहीं है। बिल्कुल। और बात इसमें थोड़ी बात ये समझ नहीं आ रही थी कि जब ड्राफ्ट पेपर आया था, डिस्कशन पेपर आया था, तभी कहा गया था कि सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। 5 साल के अंदर ये प्रोविजनिंग करनी होगी हिस्से में। लेकिन ये अचानक से 30 जून की डेडलाइन वाली बात थोड़ी सी मतलब समझ नहीं आ रही कि ये जल्दबाजी नहीं। लेकिन बात वही है, पहले यही लग रहा था कि आराम से होगा, धीमे धीमे होगा, जल्दी होने वाला नहीं है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इतने इसके शायद तुरंत लागू करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि अभी वो पूंजी डालना नहीं चाहते बैंक्स में। लेकिन पूंजी डालने वाली जो बात है वो तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि सरकार ये चाहती है कि लेंडिंग हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। अगर बैंकों को वापस इतनी भारी रकम प्रोविजनिंग में डालनी पड़ेगी, लेंडिंग एक्टिविटी अफेक्ट होगी, कर्ज बांटने की क्षमता उनकी घटेगी। सरकार ये चाहती नहीं थी, क्योंकि कर्ज बांटने कम होने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर पड़ने लगेगा धीरे धीरे आगे जाकर। तो ये कई सारे पहलू थे जिसकी वजह से सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। लेकिन ये वापस 30 जून की डेडलाइन की बात सुनना मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर 30 जून की डेडलाइन है तो वाकई में बैंकों के लिए खतरे की घंटी है। अनलेस कि 30 जून के पहले कोई एक्सटेंशन आ जाए या कोई इस पर फिर से विचार विमर्श हो, या कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर इस पर कोई दखल देकर ये कहे कि नहीं अभी इतना जल्दी लागू करने की जरूरत नहीं तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। बैंकों की बैलेंस शीट पर तो होंगे ही, EPS 10 से 15% के कट आएंगे, प्रोविजनिंग बढ़ेगी, मुनाफा कम होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटेंगे, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और बैंकों को अपने आप को मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार करना होगा इन सारे चीज़ों को लेने के लिए। ये बड़ी खबर आती है दिखे। आज की ये बड़ी खबर है जो आप देखेंगे कल सब जगह ये हेडलाइंस बनती हुई दिखेगी। ये उस लेवल की खबर है, क्योंकि अगर IBA चीफ खुद ये कह रहे हैं कि नहीं ECL लागू होने वाला है, 30 जून की डेडलाइन ऑलरेडी उन्हें RBI दे चुका है, तो ये वाकई में अपने आप में बड़ी खबर है बैंकों के लिहाज से। देखते हैं अब नेक्स्ट रिजल्ट SBI के आने वाले हैं। SBI का मैनेजमेंट रिजल्ट के वक्त क्या कहता है, ये तब कंफर्मेशन भी होगा कि वाकई में 30 जून बैंक ऑफ बड़ौदा के भी रिजल्ट हैं जहां पर ये चीज की पुष्टि हो सकती है। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी आज रिजल्ट आए, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होगी, उनकी एनालिस्ट मीट होगी, तो उसमें भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि और अगर वो कंफर्म देते हैं तो ये बैंकों के लिए भारी काम हो सकता है। हमारे साथ जैन साहब भी हैं, फंडामेंटल राय एक बार जैन साहब से ली जाए। जैन साहब, जो समझ में आ रहा है ये थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है। IBA चीफ कह रहे हैं कि 30 जून तक की मोहलत दी गई है इसे लागू करने को लेकर, ECL को लागू, कैसे देखते हैं आप? आप म्यूट है जैन साहब, अनम्यूट करें। वेरी सॉरी। लास्ट टाइम जब ये न्यूज आई थी तो उस टाइम पे ये लग रहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या बाकी जो भी रेगुलेटर्स हैं वो लोग कहीं ना कहीं इसको पोस्टपोन या और थोड़ा समय देंगे सोचने के लिए। बट आज जो ये जब IBA चीफ बोल रहे हैं स्वयं अपने आप और 30 जून की डेट बोल रहे हैं, तो सर्टेनली इसका एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। एंड जो आपने कहा NIMs का जो दूसरी रिपोर्ट्स और ये सब कह रही है वहां पे इम्पैक्ट, और प्लस एक बात बहुत अच्छी बात ब्रिजेश जी ने बोली कि अभी तो ये उभरे हैं सारी चीजों से और फिर वापस से एक और गाज पड़ जाए इनके ऊपर तो फिर वापस से कैपिटल डालने की नौबत आएगी। सो लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इस पे एक्सटेंशन आएगी, ऐसी मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, क्योंकि माहौल अभी अच्छा बनने ही लगा है। ओवरऑल जो रेट्स बढ़े थे अब घटने की टाइम आ रही है और इन कंपनियों को फायदा मिलने का समय आया है, और प्लस जो रिकवरीज है वो बेहतर होने लगी और सारी चीजें अभी बेहतर हो रही है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा टाइप का एक नया स्टेप लगा के जो पुराने स्टेप्स है उनकी जो बेनिफिट्स है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कम करें। सो आई फील देयर शुड बी एन एक्सटेंशन फ्रॉम माय साइड। ओके, होना चाहिए, लेकिन होगा क्या नहीं है तो चाहते तो सब है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आती है दिख रही है, और इन खबर के दम पर आप देख सकते हैं निफ्टी दिन के लो पॉइंट पर है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर के स्तरों पर 44,000 के लेवल से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाया जब हम आखिरी आधे घंटे में प्रवेश करें, तो ये सारा का सारा एक्शन आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है एक बिगुल का, सुमित का सुपरहिट।
सुमित जी बताएं सर। अनिल जी सेल कॉल है मेरे पास। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में अभी भाव चल रहा है 200 रुपया, 200 रुपीज। स्टॉक का नाम है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। ABFRL का स्ट्रक्चर वीक है। पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है। आज भी स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल का लो ब्रेक हो चुका है और अब मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक अच्छा गिरावट दिखाने को तैयार है। स्टॉक के अंदर यहाँ पे CME पे बिकवाली करे 204 रुपया, 205 रुपया, ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। तो ABFRL में 205 का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 195 का इसका पहला टारगेट बनेगा, जो कि रिसेंट का लो है 3-4 दिन पहले का। 195 का लो ब्रेक होने पे 192 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में ABFRL में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करें 205 के स्टॉप लॉस से 195, 192 के टारगेट्स के लिए। FRL बिकवाली की रिकमेंडेशन है 205 के पास। नीचे आपको 192 तक का टारगेट, माफ कीजिएगा 205 का स्टॉप लॉस है, 192 तक का टारगेट दिखेगा। उससे पहले आपको 195 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो सेल की रिकमेंडेशन फिलहाल वहां पर आती हुई। हमारे साथ सिद्धार्थ सिडानी भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल उनके लिए सुपर सेट। सिडानी जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर। जी आपने लाइफलाइन यूज करने का मौका दिया। ये स्पेशल कॉल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि नतीजों का मौसम अभी भी चालू है और नतीजों के मौसम के लिहाज से एक नतीजे जो बहुत अच्छे आए थे, जो अच्छे दिखे थे, और उसके ऊपर बात करूंगा, और वो है पॉलीकैब। हाई वोल्टेज स्टॉक है और हाई वोल्टेज क्यों है वो अंतिम में मैं आपको बताऊंगा, बट पॉलीकैब पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 3530 रुपए का और पोजिशनल टारगेट रहेगा 3600 रुपए का पॉलीकैब पे। वायर्स एंड केबल्स का तो लीडर है ही। चौथी तिमाही के नतीजे में आय 9% बढ़ के आई, मुनाफा करीबन 30% बढ़ के आया, मार्जिन 2% से बढ़ोतरी होके आई है करीबन 14.1% पे। मैनेजमेंट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रही है FY24 में और FY26 तक 20,000 करोड़ की आय आने की बात है पॉलीकैब। अब हाई वोल्टेज इसीलिए क्योंकि कंपनी अब प्लान कर रही है हाई वोल्टेज केबल्स बनाने की योजना कर रही है 550 किलोवाट की। तो ये हाई वोल्टेज केबल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग पॉलीकैब करने वाली है। आप जानती हैं वायर्स एंड केबल्स का तो लीडर है। तो पॉलीकैब पे खरीदारी की राय 3530 और 3600 रुपए के टारगेट के लिए हाई वोल्टेज केबल्स के पीछे। लिमिटेड रेडार पर है अब सिडानी साहब के 3530 एंड इवेंचुअली 3600 का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, खरीदारी की रिकमेंडेशन आती हुई। चलिए अब नितिन मुरारकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज। नितिन सर गुड आफ्टरनून, बताइए सर क्या रणनीति है इस समय? देखिए इस लेवल पे 18,300 की कॉल ऑप्शन पे हम टारगेट करेंगे। अभी 18,314 के आसपास स्पॉट लेवल है, बट 18,300 एक सपोर्ट लेवल है और आज ट्यूसडे में करेक्शन मिली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से वेडनेसडे थर्सडे पॉजिटिव मार्केट होनी चाहिए। तो 18,300 की कॉल ऑप्शन अभी आपको मिल रही है 76-75 ऐसे मिल रही है। हो सकता है ये क्लोजिंग में और थोड़ी सी नीचे आ जाए, आपको ये 65 तक भी आ सकती है। तो अगर आपको 2 लॉट लेना है तो एक लॉट अभी आप 74-75 पे ले सकते हैं। दूसरा लॉट अगर ये 65 के आसपास आती है 60 से 65 तो वहाँ पे आप एवरेज आउट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस पोजीशन का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 45 रुपीज़ का बनेगा। यानी आप 75 में अभी एक लॉट ले रहे हैं, दूसरा लॉट अगर 65 आती है तो 65 में हम एवरेज आउट कर लेंगे और 45 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट इसका वापस से मेरा 125 के टारगेट होंगे। सर बैंक निफ्टी पर भी कोई राय है सर? बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, बट जैसे मेरा व्यू पॉजिटिव है, बट आज इंडेक्स गिर रहा है तो मैं 2 कॉल नहीं ले रहा हूँ, एक ही केवल निफ्टी पे ही टारगेट कर रहे हैं और निफ्टी की ही लेंगे। वैसे जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड ही है, बाय ऑन डिप का मार्केट है। इस वीक में 2 दिन बुलिश से आज हल्की करेक्शन हमें देखने को मिली है, कंसोलिडेशन होगी, फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, बट ट्रेड के ख्याल से मैं एक ही ट्रेड दे रहा हूँ, वो निफ्टी का होगा। आज नितिन सर निफ्टी के साथ जाना चाहेंगे और क्लियरली यहाँ पर उन्होंने जो 2 लॉट्स हैं उसको स्प्लिट करने की रिकमेंडेशन दी है। 18,300 की कॉल, 74 पर एक लॉट सर ने रिकमेंडेशन दी है और 60-65 के पास, 64-65 के पास उन्हें लगता है कि अगर एक डिप डाउन मिले तो वहां पर भी आपको एक लॉट उठानी चाहिए। इस रणनीति में 45 का स्टॉप लॉस होगा, 125 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हमारे सहयोगी ब्रजेश जी ने जो खबर रखी
बैंक्स को लेकर, उसके बाद हमने देखा है कि एकाएक यहाँ पर जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, जितने भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उनमें ऊपरी स्तर से थोड़ा क्या काफी ट्रिम डाउन देखने को मिला है। यूको बैंक नजर डालें, दिन के निचले स्तर पर एकाएक गिरते हुए दिखाई दिया है। पीएनबी ने भी अपनी बढ़त गवाई है और उस खबर के आते ही हमने देखा दिन के निचले स्तर पर ट्रेड होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कुणाल जी, सर पीएनबी यूको बैंक इस समय कोई फ्रेश शॉर्ट आप देख रहे हैं या अभी अवॉइड करेंगे? देखिए नेहा, जरूर थोड़ा ऊपर के लेवल्स से बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे के लेवल्स पर बड़ा सपोर्ट मौजूद है। तो और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई खास ऐसी वजह नहीं है कि यहाँ पर शॉर्ट नए खोले जाएं। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर स्टॉक मेजर सपोर्ट्स को तो वायलेट करते हैं, मिसाल के तौर पर पीएनबी का जिसका जिक्र आपने किया, अगर 48 रुपये का स्तर टूटता है, एक ब्रेकडाउन होता है, तब इसमें नए शॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मेरी राय वेट करने की। ओके, चलिए एक बिगुल वागले सर के लिए, वागले का वंडर। वागले सर बताइए। नया बीटीएसटी करना है, बाय करके चलना है कोल इंडिया में, जिसने पिछले 8-10 दिनों का मल्टीपल टॉप्स को ब्रेक किया है। 241.50 241.80 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 245 का पहला टारगेट, 248 250 का पोजिशनल 1 से 2 दिन का दूसरा टारगेट। आपका स्टॉप लॉस 238.50 का होना चाहिए। ओके, चलिए तो बीटीएसटी कोल इंडिया में वागले सर की तरफ से 245 248। सर थर्ड टारगेट आपने 251 का दिया, इज इट राइट? 248 to 250 के बीच में का। ओके ठीक है, और इसमें 238 के पास का स्टॉप लॉस लेके चलने की सलाह निकल कर आई है कोल इंडिया में, और आज हम देख रहे हैं इसमें स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। ओएनजीसी इस समय स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। पूरा स्पेस ही है जो अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुमित जी, ओएनजीसी सर इस समय क्या सलाह होगी? नया ओएनजीसी के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशन से एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। नीचे के अंदर 164 165 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर 170 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में रैली बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और फिर आने वाले दिनों में 175 से 180 रुपए तक के लेवल ओएनजीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऑलराइट, एक बार नजर मेटल स्पेस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था जो एल्यूमिनियम स्पेस से खबर निकल कर आई थी, जिसका जिक्र आज सुबह को हम कर रहे थे एल्कोआ के केस में, उसका फायदा हमने हिंडाल्को नाल्को को मिलता हुआ देखा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से इन्होंने बढ़त गवा दी और अधिकतर स्टॉक्स यहाँ लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। अंडरलाइंग भी जो है इनके मेटल्स, एलएमई मेटल्स हमने देखा है वहां पर जितनी स्ट्रेंथ थी वो उन्होंने गवा दी है, और यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। हिमांशु जी, मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। मेटल्स में जिस तरह का प्रेशर है, स्पेशली यहाँ स्टील स्पेस की कंपनियां, जेएसपीएल दिन के निचले स्तर पर है, सर क्या सलाह होगी अभी? देखिए, आप पिछले कुछ दिनों से अगर आप मेटल स्टॉक का बिहेवियर देखें तो कोई भी स्टॉक क्लियर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस फेस करता है। और स्पेसिफिकली अगर मैं जिंदल स्टील की बात करता हूं तो यहाँ पर एज वी स्पीक एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक नेकलाइन थी 563 रुपए की, स्टॉक उसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एसटीबीटी ट्रेड लिया जा सकता है, शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करके 566 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक 545 से 535 रुपए तक के भी लेवल्स 1 से 2 दिनों में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चार्ट सेटअप वीक है और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉक नीचे जाने का एक अच्छा पोटेंशियल रखता है। ओके, तो शॉर्ट के मौके तलाशने चाहिए। एसटीबीटी की रिकमेंडेशन जेएसपीएल में आती हुई और 545 535 तक का टारगेट बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। इस बीच हम जो एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही, 3 जुलाई से एसजीएक्स के सारे सौदे गिफ्ट सिटी एनएसी पर शिफ्ट हो जाएंगे। आईएफएससी पर ये सारे के सारे एक्सचेंज पर ये सौदे मैच किए जाएंगे। जो अभी आप ये सारे सौदे सिंगापुर में होते हुए देखते हैं, एसजीएक्स निफ्टी का नाम बदलकर गिफ्ट निफ्टी होगा। गिफ्ट निफ्टी तो बोलने में आदत पड़ जाएगी, पड़ेगी। आशीष बोल के बताइए। 3 बार बोलने में टंग ट्विस्टर हो जाएगा, थोड़ा सा तो होगा एसजीएक्स के मुकाबले में थोड़ा। अच्छा एसजीएक्स में, अच्छा एक काम करेंगे, गिफ्टी बोलेंगे तो गिफ्टी नया नाम सर, ये बढ़िया लग रहा है। गिफ्टी कैसा है? गिफ्टी बहुत बढ़िया लग रहा है। हाउ इज दिस गिफ्टी? वेरी कूल, बहुत अच्छा लग रहा है गिफ्टी। एक बार जरा गिफ्टी के लिए कौन कौन तैयार है हमारे एक्सपर्ट, सबको ले आइए जरा। एसजीएक्स निफ्टी का नाम परिवर्तन हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी हो जाएगा।
गिफ्ट निफ्टी आपके लिए बोलना इजी है या एसजीएक्स निफ्टी बोलना है या गिफ्टी कैसा रहेगा? हिमांशु जी बताइए। अनिल जी गिफ्टी बहुत अच्छा रहेगा, मेरे बचपन के दोस्त का भी नाम है। अच्छा गिफ्टी क्या कैसे कैसे दोस्त रखे सर आपने, गजब वाले, एकदम एक्सक्लूसिव गेस्ट है ऐसा गेस्ट तो, ऐसा नाम वाला गेस्ट तो मतलब इंसान तो मैंने पहली बार ही देखा, गजब के एक्सक्लूसिव गेस्ट है। जी वागले साहब बताएं सर। जी मुझे जैसे जिस तरह से आपने इसका जिक्र किया मुझे लगा आप हमको कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। हाँ, गिफ्ट यही होगा कि अब आप ये 3:30 बजे के बाद जो आराम से चैन की नींद सोते थे, मजे से घूमते फिरते थे, अब आपके पास हर वक्त गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड करने के मौके होंगे। यही गिफ्ट समझिए। जी कुणाल जी। अनिल जी मुझे भी लगा अनिल जी कि गिफ्ट अगर छोटा हो तो उसको गिफ्ट ही कहकर अनिल जी कुछ आप छोटा गिफ्ट देने वाले हैं। तो अनिल जी अब आपने वैसे नाम अच्छा है अनिल जी, 5 साल से शो कर रहे हैं, अभी भी गिफ्ट लेने की उम्मीद छोड़ी नहीं है। कुणाल जी आपकी सहनशीलता को धन्य है। जो घर की आपकी सहनशीलता है यहाँ भी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आ रही है। इसका बढ़िया उदाहरण आपने आज पेश किया, धन्यवाद सर। आइए आशीष जी हमारे साथ आ चुके हैं। अच्छा इस बीच हाँ और बाकी खबरें भी आपको मैं बता दूं इससे जुड़ी हुई। पहली तो चीज़ ये कि एसजीएक्स निफ्टी का नाम बदलकर गिफ्ट निफ्टी हो जाएगा। दूसरा ये कि 3 जुलाई से सारे सौदे यहीं होंगे और इसके लिए सिंगापुर और IFSC इन दोनों की अथॉरिटी से सौदों की मैचिंग को अनुमति मिल चुकी है। तो अब आप यहीं पर गिफ्ट निफ्टी में सौदे कर पाएंगे। एसजीएक्स की जगह आपके लिए गिफ्ट निफ्टी होगा। तो ये आपके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। तो 3 जुलाई से गिफ्ट निफ्टी में यानी कि IFSC इस सेंटर में यहाँ कारोबार हो जाएगा शुरू। आइए आशीष हमारे साथ तैयार इस वक्त और बताने के लिए वर्लपूल के नतीजों का अनुमान। आशीष बताइए। सर नतीजे तो थोड़े कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है। सबसे पहली बात कि स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा से लगातार महंगी रही है, लेकिन प्रदर्शन कई बार आ नहीं पाता है। इस बार अगर आप देखें तो सीजनली जो क्वार्टर है कुछ खास होता नहीं है बिक्री के लिहाज से। साथ में अगर आप देखें तो इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बड़ा तगड़ा है, जिसके चलते आय में जो इजाफा है बहुत ही सीमित है। इनफैक्ट इतना सीमित है कि ना के बराबर ही आप समझ लीजिए। सिर्फ 2% की ग्रोथ का एस्टिमेट यहाँ पर लगाया जा रहा है कंपनी की टॉप लाइन में, यानी पिछले साल जो 1707 करोड़ की आई थी ये अब 1734 करोड़ हो जाएगी। और क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़ा सा इनको जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है यहाँ पर बेनिफिट मिला है, इसके चलते आप देखेंगे जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर मामूली 7% की ग्रोथ है, 148 करोड़ से बढ़कर 158 करोड़। मार्जिन्स लगभग सपाट हैं क्योंकि राउंड फिगर आप देखें तो 8.6 यानी 9% थे पिछले साल, इस बार भी 9% का एस्टिमेट है। मुनाफे में थोड़ी बहुत ठीक ठाक 33% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन हाई जो कंपटीशन चल रहा है इसका असर है, सीजनली वीक क्वार्टर है, ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए वर्लपूल से। ओके, ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा सुस्त सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट हमने ऊपरी स्तर से अब थोड़ा सा इसके गेन्स को ट्रिम भी होता हुआ देखा है। क्विक चेक ले लेते हैं चार्ट्स पे। बंसल सर वर्लपूल क्या सलाह होगी सर इस समय? नया वर्लपूल का अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट तो ठीक है, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया हुआ है, सस्टेन कर रहा है। तो जिनके पास है नया उस पर नज़र रखनी चाहिए। और 1350 के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठता है, नया कुछ करने का कुछ राय नहीं है। जिनके पास है 1350 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की रिकमेंडेशन है। नई पोजीशन से अभी फिलहाल वर्लपूल में बचे। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताइए। नया मेरे पास एक सेल कॉल रडार पे आया। सुबह मैंने एक ऑटो सेक्टर का सेल कॉल दिया था मारुति। आप देखिए मारुति अभी डेज लो पे ट्रेड कर रहा है और जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट अभी अचीव होने को ही है। 9065 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर टारगेट अचीव हो रहा है। टारगेट अचीव का मोल भी लगाया जा सकता है। अब मेरे पास वापस एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक रडार पे आया और सेल साइड का व्यू इसके अंदर मेरा बन रहा है। 4560 अभी इसका फ्यूचर्स में भाव ट्रेड हो रहा है। 4555, 4560 ये अभी इसका भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से अब एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। एक अच्छी खासी तेजी के बाद बजाज ऑटो के अंदर अब यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सीएमपी पे बजाज ऑटो में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 4600 स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। जब तक अभी 4600 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं। एक प्रॉफिट बुकिंग के अंदर स्टॉक नीचे में यहां से मेरे को लग रहा है 4500 का पहला टारगेट बनेगा, 4475 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो 2-3 दिनों का व्यू लेके बजाज ऑटो में बिकवाली करें, 4600 का स्टॉप लॉस लगाएं,
4500, 4475 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के टारगेट होंगे बजाज ऑटो के। ऑलराइट, चलिए बजाज ऑटो में सेल की रिकमेंडेशन है 4500 एंड 4475, ये डाउनसाइड के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं और 4600 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। इसी बीच देखिए बाजार में गिरावट गहरा गई है। दिन के निचले स्तर के पास मार्केट इस समय ट्रेड करता हुआ सेंसेक्स में 400 अंकों की गिरावट अच्छी खासी दिख रही है। 62 के नीचे यहां पर हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं और निफ्टी भी नजर डालें 18300 के नीचे स्लिप होता हुआ दिखा, 115 पॉइंट्स की गिरावट वहां है। और निफ्टी बैंक यहां पर भी हम देख रहे हैं 43900 के नीचे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की करेक्शन यहां पर बनती हुई दिखाई दे। तो दिन के निचले स्तर के पास फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई यहां पर दे रहा है। कुछ स्ट्रेंथ हालांकि हम देख रहे हैं अभी भी कुछ पॉकेट्स में बनी हुई है। मज़गार्ड डॉक, ट्राइडेंट, बिरला सॉफ्ट, इन सब में से कुछ का जिक्र आज दिन के दौरान हमने किया भी था। ट्राइडेंट इस समय हम देख रहे हैं 6.25% की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है और साथ साथ हुडको इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। यहां पर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6% की स्ट्रेंथ के साथ हुडको इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक क्विक चेक हिमांशु जी से ले लेते हैं। हिमांशु जी, हुडको क्या सलाह होगी सर इस समय? नेहा जी, जहां तक मुझे याद है सुबह आज 10 की कमाई में राकेश जी और कुणाल जी ने स्टॉक दिया था और कमाल का ब्रेकआउट पकड़ा है। पहले तो उन लोगों को दोनों को ही बधाई मेरी तरफ से। मेरा मानना है कि हुडको का जो चार्ट सेटअप है ये ब्रेकआउट मिस नहीं करना चाहिए। उन्हीं की भाषा में होल्ड एंड सिट टाइट। 53 रुपीज का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी ऊपर के लेवल्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 64, 72 ये दो टारगेट्स मुझे लगता है कि हुडको में आते हुए नजर आ सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर बने रहने की सलाह है। आज हमने मिड कैप आईटी स्पेस से बहुत सारी रिकमेंडेशंस आते हुए देखी थी, लेकिन इस समय नजर डाले जेंसार टेक, यहाँ पर 8.5% की गिरावट अच्छी खासी दिखाई दे रही है। दिन के निचले स्तर के पास है। कुणाल जी, जेंसार टेक सर इस समय चार्ट्स पे कोई सलाह? देखिए नेहा, हमने पिछले दिनों में बहुत ज़बरदस्त अपमूव स्टॉक में देखा और आज आपको करेक्शन आते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। जिस तेज़ी से स्टॉक बढ़ा उसी तेज़ी से थोड़ा बहुत करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। मेजर सपोर्ट लेवल से अभी भी स्टॉक ऊपर है। तो मुझे लगता है कि कुछ समय लेगा, स्टॉक कंसोलिडेट होगा, वापस से एक बेस बिल्डिंग होगी और फिर आपको तेजी की नई खेप देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है फिलहाल वेट एंड वॉच करें। नीचे के लेवल्स पर खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं। ओके, सुमित जी, एक बार आरईसी का चार्ट देखेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑन फॉल देखने को मिला है और दिन के निचले स्तर के पास है इस समय आरईसी। कोई सलाह अभी? थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आएगा आरईसी के अंदर। स्टॉक ने इसने भी पिछले एक महीने के अंदर अप्रैल से अगर देखेंगे तो स्टॉक ने 110 के लेवल से 130, 135 के लेवल तक एक अच्छा मूव दिखाया है। इनफैक्ट रिसेंटली 7-8 दिन पहले का आई तो 140 रुपए तक का लगा था। तो ये स्टॉक में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। स्टॉक के अंदर नीचे में 130, 125 ये लेवल एक बार शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए एक बार वेट करें, छोटा सा डिप आने दे, फिर लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 137 का, 138 का है, ये लेवल टूटने के बाद फ्रेश बाय का व्यू बनेगा। फिलहाल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आरईसी पर। और आइए इस बीच बाजार थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे, दिन के लोएस्ट लेवल पर आते हुए निफ्टी पर अब 18,300 के नीचे है। 18,280-85 का जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दिन का, वहां पर पहुंचते दिख रहे हैं और 43,800-850 के सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी भी आता दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है। जो खबर आई है कि ईसीएल को लागू करने के लिए 30 जून की डेडलाइन है और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के भी स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो नतीजों के बाद होती हुई दिख रहे हैं, उनमें उनका कहना यह है कि बैंक ईसीएल फ्रेमवर्क के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ये ईसीएल फ्रेमवर्क तैयार होता हुआ दिखेगा। यानी कि बैंक्स मेंटली अब प्रिपेयर होते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं बैंक्स को कम्युनिकेशन है आरबीआई की तरफ से कि ईसीएल को लागू करना पड़ेगा और कोई इनकार नहीं कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी स्टेटमेंट से यही समझ में आ रहा है कि वो इनकार नहीं कर रहे हैं कि इसके लिए वो तैयार है। बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहे हैं हम ईसीएल फ्रेमवर्क के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट अगर कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स और बैंकों से आ जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ही यहाँ पर और बूस्ट थोड़ा नहीं हो जाएगा तैयारी की? कॉन्फिडेंस तो ठीक है, कोई भी ये नहीं कहेगा हम तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ तैयारी तो ठीक है, प्रोविजनिंग ही करनी है। लेकिन प्रोविजनिंग का आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? प्रोविजनिंग के बाद क्या आपके लोन कम होंगे, आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होंगे, क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वो सारी चीजें जो है लेंडिंग इफेक्ट होगी। तो ये सारी चीजें जो है उनके लिए कितनी तैयारी है? तैयारी तो उनकी चाहिए। बैलेंस शीट में डालना तो आसान है। एनीवे आइए बैन से बेनिफिट तैयार है आशीष चतुर्वेदी।
आशीष बताएं क्या है बैंड लिस्ट का हाल? सर अभी तो फिलहाल आपके पास 4 स्टॉक है बैन में। ओके। इन 4 में से एक स्टॉक ऐसा है जिसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि बैन से बाहर आ जाए, हालांकि अभी भी 80% से नीचे नहीं आया। स्टॉक का नाम है BHEL, 80.25% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, टाइम काफी बचा हुआ है अभी, हो सकता है बाहर आ जाए। लेकिन एंट्री करने के लिए 2 दावेदार हैं आज फिर से। मनप्पुरम अगर आप देखें तो 105% हो गई है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। और साथ में अगर आप देखें तो बलरामपुर चीनी कल प्रयास किया था लेकिन हो नहीं पाया था। कल जब इसी समय पर हम बात कर रहे थे तो बलरामपुर चीनी की पोजीशंस करीब 94% थी, अब बंद होते होते 93% रह गई थी, लेकिन एक और बार अटेम्प्ट कर रहा है 103% के आसपास, तो अब काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया 95% पोजीशंस को। तो बलरामपुर चीनी और मनप्पुरम ये 2 स्टॉक ऐसे जिनकी एंट्री होगी। BHEL 80% के आसपास ही है, हो सकता है कि अगर पोजीशंस यहां पर घटे तो स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। बाकी GNFC, डेल्टा कॉप और PNB ये तीनों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए बैन लिस्ट में बदलाव होने की पूरी संभावना। मनापुरम और बलरामपुर चीनी आने की तैयारी में, अब भेल आ भी सकता है बाहर, नहीं तो एक दिन और लगाएगा, ये आप मानकर चलें। लेकिन और समय लगाने के मूड में नहीं है। 3:20 की स्ट्रेटेजी आए उससे पहले तैयार है हिमांशु जी, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, सन फार्मा में एक ब्रेकडाउन है और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बिकवाली करके चला जा सकता है STBT के तौर पर। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटती हुई नजर आ रही है। 945-945-50 के आसपास के फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। 952-953 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पर एक STBT करके चलने की सलाह रहेगी और 928 से 920 रुपए तक के टारगेट्स सन फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, STBT करने की रिकमेंडेशन है और 920 तक नीचे सनफार्मा दिखाई दे रहा है, तो ये रणनीति फिलहाल सनफार्मा में आती हुई। लेकिन आइए, अब वक्त हो चला है 3:20 का, सर की 3:20 की स्ट्रैटेजी का वक्त हो गया बिल्कुल उसके लिए। ओके, तो डाउ फ्यूचर सर इस समय 35-36 अंक ही नीचे है। जैसे कि हम कह रहे थे कि दिन से सुबह के टाइम फ्रेम से अच्छी खासी रिकवरी है और वो उसी लेवल को मेंटेन कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट है। यूरोप के मार्केट्स पर अगर नजर डाली जाए तो बिल्कुल छोटे दायरे का फ्लैट कारोबार है। इनफैक्ट थोड़ा सा इन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ ट्रिम डाउन की है। अच्छी बात यह है कि कच्चा तेल एक छोटे दायरे में ही और प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है। सर, अब क्या जिस तरह का करेक्शन हमने हमारे मार्केट्स में कुछ 15-20 मिनटों में देखा है, क्या करें? आज नया थोड़ा सा क्लोजिंग जिस तरह की हो रही है दिन भर, आज दबाव तो रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा मेरे ख्याल से खरीदारी करने के लिए एक दिन का इंतजार करना चाहिए। और दूसरा ये ECL वाली खबर पे भी मार्केट कैसे क्या रिएक्शन देता है, कैसे पड़ता है। आज पहला कोई ढंग का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आया है और उस पर मार्केट का रिएक्शन भी आया। आप देखिए, करीबन 200 पॉइंट बैंक निफ्टी 250 पॉइंट वहाँ से ऊपर से नीचे आया है, निफ्टी करीबन 40-50 पॉइंट नीचे आया है। तो आई थिंक थोड़ा सा इसलिए मुझे लगता है कि हल्का आज फ्रेश खरीदारी कल की जाए। वैसे तो 18,250 स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे, उससे आप काफ़ी दूर है। बैंक निफ्टी में भी आप स्टॉप लॉस से काफ़ी दूर है, अभी तो कोई स्टॉप लॉस 43,650 का बनता है, उससे पहले है नहीं। सो आई थिंक फ्रेश खरीदारी कल करेंगे। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप 18,200 या 18,150 का पुट खरीद कर हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है तो 18,400 या 18,450 का कॉल रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 43,500 या 43,700 जो आपको ठीक लगे वो एक पुट ऑप्शन जरूर रखिए हेजिंग के लिहाज से। और अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 44,200 का कॉल ऑप्शन रखकर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि फ्रेश पोजीशन बनाने की राय आज नहीं कल ही होगी। नया अभी कुछ ना करें, वो होगा आपके लिए बेहतर। आइए बिगुल एक वागले साहब के लिए। बताएं वागले साहब। अनिल जी, ग्रैन्यूल्स बेच के चल रहा है। मल्टीपल बॉटम्स इसने ब्रेक किया है। 290 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो सब कह रहे थे ये ब्रेक नहीं होगा और वो वॉल्यूम्स के साथ टूटा है। अभी 288 का भाव है। मुझे लगता है 3 से 4 रुपए की रिस्क लेके ऑन द डाउन साइड 277, 278 और 10 से 12 रुपए नीचे मिलनी चाहिए। चलिए, तो ग्रैन्यूल्स पे वो रिकमेंडेशन आती हुई सर एक बार अपना स्टॉप लॉस टारगेट आप रिपीट करेंगे सर ग्रैन्यूल्स में? 292 का स्टॉप लॉस होगा नेहा जी और टारगेट होगा 275 to 277।
ओके, वेरी वेल। तो ग्रैन्यूल्स पे हमारी नजर, आज नंबर्स भी इसके जारी हुए हैं, तो वागले साहब की रिकमेंडेशन है कि आप सेल करके चले। 292 का स्टॉप लॉस, 275 एंड 271 तक का लेवल, नीचे 77 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे। सेल की सलाह ग्रैन्यूल्स इंडिया में। चलिए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताइए। एक बैंकिंग स्टॉक अभी सेल कॉल मेरे रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है, दिग्गज बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1950। स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। कोटक बैंक के अंदर सेलिंग प्रेशर है। पिछले कई दिनों की तेजी के बाद आज पहला दिन है जब एक स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल फॉर्म हो रही है। इसका जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 1975 1980 का है, तो 1980 जब तक अभी ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। एक दो दिनों के लिए यहां से नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1980 का स्टॉप लॉस लगा के कोटक बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 1920 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1900 रुपए का। तो एक छोटा सा करेक्शन कोटक बैंक में देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें 1980 के स्टॉप लॉस से 1900 तक के लेवल कोटक बैंक में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, कोटक बैंक में भी यहाँ पर बिकवाली की रिकमेंडेशन है। 1980 का स्टॉप लॉस और 1920 और 1900 तक के टारगेट देखेंगे। लेकिन इसी बीच हम जिस खबर का काफी समय से इंतजार कर रहे थे, आईएमडी की तरफ से, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से वो अपडेट निकल कर आ गया है। मॉनसून है, उसके आगमन में 3 दिनों की देरी हो सकती है। आमतौर पर जो नॉर्मल ऑनसेट डेट होती है केरल में वो 1 जून की होती है, सामान्य मानी जाती है, कभी 2 दिन पहले कभी 2 दिन बाद में। अभी जो देरी की संभावना है वो 3 दिनों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट है। आपको याद होगा इससे पहले भी हम जब आईएमडी की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मॉनसून को लेकर एक सामान्य पिक्चर अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और इवेंचुअली देखना होगा इससे जुड़े जितने स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई कि केरल के रास्ते जो मॉनसून का आगमन है उसमें 3 दिनों का विलंब फिलहाल दिख रहा है। 4 जून को ऑफिशियली अभी तक लग रहा है कि केरल में मॉनसून दस्तक देगा। चलिए एक बिगुल जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। जय बताइए। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नेहा एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल एक रिवर्सल आज देखने मिला है निफ्टी बाय निफ्टी दोनों पर ही। एक हायर लेवल से अच्छा खासा सेल ऑफ, इनफैक्ट 18,300 के ऊपर जो एक ब्रेकआउट आया था और क्लोज आया था, अब फिर से उसके नीचे आ चुका है। सो इट कैन गो इन टच द लेवल्स ऑफ 18,200 और इसी में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक डेफिनेटली वीक लग रहे हैं। तो HDFC लिमिटेड का 2700 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है, जो भी 11 रुपये 80 पैसे 12 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो रहेगा 6 रुपये 50 पैसे का। टारगेट्स ऊपर में निकल कर आ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट वुड बी 19 रुपये का एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 23 रुपये 90 पैसे का। सो 23.90 19 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे HDFC लिमिटेड का 2700 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है। वो HDFC वीकनेस बढ़ने की संभावना और उसी के मद्देनजर 2700 की पुट लेने की रिकमेंडेशन आ रही है जय की तरफ से। 11 रुपये 80 पैसे 12 के पास यहाँ पर एंट्री की सलाह है। आपको टारगेट मिल जाएगा 19 रुपये 23 रुपये 90 पैसे के आसपास का और स्टॉप लॉस आपको 6.5 का लगाकर चलने की रिकमेंडेशन यहाँ पर आ रही है। कुछ स्पेसेस हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ अपटिक दिख रहा है। PB फिनटेक उनमें से एक है। 4-4.5% की स्ट्रेंथ इस समय यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हिमांशु जी एक क्विक चेक लेंगे इस पे, चार्ट्स पे कैसे मूवमेंट आपको दिख रही है? नेहा एक मिनट। हिमांशु जी PB फिनटेक माफ कीजिएगा नेहा जी, मैं इसका कोड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, किसी और नाम से ये पॉलिसी बाजार फिनटेक है। आपने पॉलिसी ले रखी है, उसमें भी थोड़ा मामला ढीला है। नहीं वो ले रखी है पर पॉलिसी ठीक है, स्टॉक नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम से पॉलिसी ले लीजिए। जय बड़े मुस्कुरा रहे। जय ऐसा मतलब मुस्कुराने की खास वजह?
अनिल जी अच्छा जोक लगा आपका। ओके। चलिए, तो पॉलिसी बाजार फिनटेक में जय ने सुना इसका मतलब। हाँ, जय देखेंगे चार्ट्स। ठीक है, चलिए जय, ओवर टू यू, बताइए जरा पीबी फिनटेक क्या राय बन रही है। जी मैं बताता हूँ। पॉलिसी बाजार जहाँ तक सवाल है ध्यान, तो इसमें डेफिनेटली एक थोड़े बहुत दिनों से कंसोलिडेशन जो हो रहा था उसमें से ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है एंड मोमेंटम में बुलिश है। तो जो भी इसमें जिसने भी खरीदा है वो बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग भी अगर किसी कर दी तो कर सकता है, बट स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होगा। 575 का एक स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे एंड स्लोली ग्रेजुअली ये स्टॉक आई थिंक इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 740। राइट, पीबी फिनटेक कुछ दमखम डेफिनेटली दिख रहा है। स्टॉप लॉस 575 का और 740 तक का एक बड़ा पड़ाव आगे बनता हुआ दिख रहा है। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी, सर बताइए क्या पसंद आ रहा है। मेरी तरफ से कॉन्ट्रा कॉल है। देखिए, आज सुबह बाजार होते के साथ साथ ये बात काफी क्लियर थी कि बाजार काफी ओवरबॉट है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही, और किसी न किसी कारण के चलते कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। और अब मुझे लगता है कि बाजार काफी हल्का है और बैंक निफ्टी अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास बंद हो रहा है। मेरा मानना है कि 43,800 43,650 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ से रिबाउंड वापस से अटेम्प्ट हो सकता है। तो 43,800 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 240-250 रुपए के लेवल्स हैं। पार्ट क्वांटिटी में ही यहाँ पे खरीदारी करें। अगर इनके सुबह 200-220 रुपए के आसपास कोई डिप मिलता है तो वहां पर और पोजीशन को ऐड रखने की स्कोप रखें। स्टॉप लॉस रहेगा 170 रुपए का और यहाँ पर अपसाइड में 370 और 400 रुपए के दो टारगेट्स। 43,800 के स्ट्राइक की बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह। 43,800 की कॉल 240-250 के पास लेने की सर इसमें स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 150 रुपए का। 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की रिकमेंडेशन। 43,800 की आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी की कॉल लेने की रिकमेंडेशन है। 250 240 के पास 150 का यहाँ स्टॉप लॉस और अपसाइड में 370 400 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सब मार्केट क्लोजिंग की तरफ हम प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर बैंक निफ्टी काफी हल्का होता हुआ दिन के निचले स्तर पर है बाजार। बिल्कुल, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बाजार का होता दिख रहा है। दिन के निचले स्तरों के आसपास आज प्रॉफिट बुकिंग आकर बाजार नीचे बंद होते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग शेयरों से दबाव बनता हुआ दिखा है। 200 पॉइंट नीचे आपको बैंक निफ्टी इस वक्त नजर आएगा। 43,850 के आसपास डे लो पर आज सुबह भी यहीं पर आपने शुरुआती आधे घंटे में लो बनाया था। उसके बाद 44,100 के पार भी निकले, लेकिन बंद होते होते वापस डे लो पर बाजार आते दिख रहा है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स वहीं स्टेबल है, 25 पॉइंट नीचे। नैस्डैक फ्यूचर 2 पॉइंट नीचे। निफ्टी भी 18,300 के नीचे बंद होता दिख रहा है। 18,250 के खतरे के निशान के ठीक ऊपर बंद हो रहा है। इसके नीचे बंद होता है, थैंक गॉड, साढ़े दिख रहा है। 18,250 के खतरे के निशान के ठीक ऊपर बंद हो रहा है। इसके नीचे बंद होता है, थैंक गॉड, 3:30 बज गए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। प्रोविजनल क्लोजिंग 125 अंक नीचे निफ्टी है, 430 अंक नीचे सेंसेक्स है और 222 अंक नीचे बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। फाइनल क्लोजिंग का करिए इंतजार, ज़्यादा बहुत ऊपर तो नहीं आएगी, हल्की सी ऊपर आ सकती है, लेकिन बचे हुए समय के लिए आज शाम को क्या खास आयोजन आपके लिए ये बता दिया जाए। जिग्निशन आज हमारे इस ऑटो शो में ले चलेंगे हम आपको एशिया के सबसे बड़े हाई स्पीड ट्रैक नेट्रेक्स पर, जहाँ टेस्ट करेंगे स्कोडा, स्लाविया, कुशाक, कोडियाक के 2023 वर्जन्स की। वाह! साथ ही बताएंगे कि पहले के मुकाबले में कितनी अपडेट हुई सुजुकी की जिक्सर SF 250 बाइक। जानेंगे MG मोटर इंडिया के अपकमिंग प्लान्स क्या है और दिखाएंगे आपको ऑटोवर्ड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ देखिए शाम 4:26 पर ऑटो सेगमेंट पर हमारी खास पेशकश जिग्निशन सिर्फ जी बिजनेस पर। स्मार्टफोन बच्चों को मनोरोगी बना रहा है। ये उनकी सोशल लाइफ के साथ उनकी लर्निंग की क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है। ये बात है अमेरिका के सेपियन लैब्स की स्टडी में सामने आई है। सर्वे में तो यहाँ तक भी कहा गया कि इससे बच्चों में तेजी से आत्महत्या से जुड़े विचार आते हैं, डिप्रेशन और दूसरों के प्रति बड़ी आक्रामकता की भावना भी पनपती है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि छोटी उम्र में स्मार्टफोन का मेंटल हेल्थ कनेक्शन क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। हमारा साथ देंगे आज इस पूरी चर्चा में मोबाइल ऑन बचपन गॉन।
वाह, अच्छा हमारे टाइम पे तो नहीं था। ओके, तो आज शाम को इस खास चर्चा में हमारे साथ होंगी डॉक्टर नीलम मोहन, पीडियाट्रिशियन, मेदांता हॉस्पिटल, और डॉक्टर मोना गुजराल, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, और डॉक्टर अंजलि छावरिया, मनोचिकित्सक, माइंड टेम्पल में। इन तीनों से हम करेंगे आज मुलाकात। इसके बाद मनी गुरु आपके लिए आज शाम का। अब बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड निवेश करना और भी आसान हो जाएगा। दरअसल सेबी ने नाबालिग के नाम पर निवेश के लिए सिर्फ जॉइंट अकाउंट या माइनर अकाउंट की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला किया है। 15 जून 2023 से नाबालिग यानी कि माइनर्स के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश माता पिता और लीगल गार्जियन के साथ जॉइंट खाते से भी किया जा सकता है। आज चर्चा होगी इसी पर कि बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश के फायदे और बच्चों के लिए लंबी अवधि में कौन सी स्कीम है निवेश के लिए अच्छी। 6:30 बजे देखिएगा मनीगुरु में। छोटी उम्र बड़ा निवेश। मोहित गांग साहब होंगे, सीईओ मनी फ्रंट, और संजीव गोविला साहब, सीईओ हम फौजी इनिशिएटिव के। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। आइए रात के 8 बजे की कवर स्टोरी। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने आज संचार साथी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। खोए फ़ोन को कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसे ट्रैक करने का तरीका क्या है, और उसका डेटा और निजी चीज़ें सुरक्षित कैसे रखी जा सकेगी, ये सब हम आपको बताएंगे आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में। तो ज़रूर देखिएगा। मोबाइल खोया संचार साथी से पाया है, आज शाम 7:56 यानी कि रात को 8 बजे। इंडिया 360 डिग्री में ही ऐसी एक और आपके लिए काम की स्टोरी होगी, कामकाजी महिलाओं से जुड़ी हुई। दरअसल नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया जाए। क्या वाकई 9 महीने की मैटरनिटी लीव संभव है? कब तक लागू होगी और कहीं से लागू करने के चक्कर में कामकाजी महिलाओं के लिए नौकरी के लिए कोई खतरे तो पैदा नहीं होंगे? ऐसे कई मुद्दों पर होगी चर्चा। इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में देखिएगा जरूर। मैटरनिटी की 9 महीने छुट्टी आज शाम 7:56 हमारी इस खास पेशकश में। फाइनल क्लोजिंग 18,286। देखो 18,285 का जो लोअर रेंज है एग्जैक्टली वहीं पर आई है, क्लोजिंग वहीं पर आई है। 112 अंक नीचे, 413 अंक नीचे सेंसेक्स से, 62,000 से थोड़ा सा नीचे। 168 अंकों का नुकसान रहा निफ्टी बैंक में, 43,903 पर। डाउ फ्यूचर्स एकदम तेजी से घटे हमारे बाजार बंद होने के बाद। जो हमारा सपोर्ट था हट गया है, अब 115 पॉइंट नीचे। हमारे बाजार बंद होने के बाद 20 पॉइंट ही नीचे थे, लेकिन तेजी से एकदम डाउ फ्यूचर्स घटते हुए नजर आए। समाचार समाप्त हुए। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित जी बिल्कुल प्रसन्न होते हुए, जैसे बच्चे स्कूल की छुट्टी पूरी होते ही जैसे भागने के मोड में जो प्रसन्न होता है, वो मुस्कुराहट आप थोड़ी शैतानी वाली आती है सुमित जी की। तो अब आपको तो फिर धन्यवाद देने की जरूरत है, आप तो वैसे ही खुश हैं। ओके। और जय चक्कर साहब, साथ ही जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जय कुछ कहना चाहते हैं? जी जय। जी अनिल जी अभी तो वैकेशन पीरियड चल रहा है, तो आई एम श्योर सुमित जी काफी खुश होंगे, और वो खत्म होने आ रहा है मे एंड में अनिल जी। हाँ, बच्चों का वैकेशन पीरियड तो चल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो चलिए आप भी अपना बचा हुआ समय आज का है वो वैकेशन मानकर ही एंजॉय करिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए मुझे और नेहा को दीजिए इजाजत।